कमाई का अड्डा। आशीष और मैं आपका साथ देंगे अगले 1.5 घंटे में। और ऑफ कोर्स मार्केट का एक्शन जोरदार है। आज एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी सही, लेकिन आप देखिएगा कि जो कल भी बात हुई थी और आज सुबह में जो हमने लेवल्स को मेंशन किया 24,850, उसके ऊपर समय हमने थोड़ा सा बिताया है। आज 867 तक का हाई छुआ और उसके बाद हल्का सा दायरा नीचे की ओर आया है, लेकिन 24,800 की तरफ ज्यादातर दिन हमने बिताया है। निफ्टी बैंक आज पूरी तरह से फॉर्म में आता हुआ। निफ्टी बैंक, गौर करिएगा, जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, आज 334 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। आपका एचडीएफसी बैंक हो, आपका कोटक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब की तरफ से एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। और मिड कैप्स में भी एक जोरदार सत्र है। इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर आज एक्सपायरी एटलीस्ट अब तक, आशीष, ऐसा ही लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर होती हुई दिखाई देगी। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी का दिन है। देखते हैं आखिरी के वो 245 फैक्टर किस तरफ करवट बदलता है। ठीक है, छठा स्ट्रेट दिन हो गया, 6 डे हो गया आज हरे निशान में। ठीक है, और निफ्टी बैंक वो पॉकेट जो गेंस को लीड कर रही है, 2.25% का उछाल, 51,000 के कुछ शेड ऊपर ही इस समय कामकाज होता हुआ। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा, वो दोनों निफ्टी बैंक के हेवीवेट्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मदद करते हुए लार्जली निफ्टी 50 में। तो बैंक्स मदद कर रहे हैं लार्जली, पर वो टीसीएस, ऑटो स्टॉक्स, ये थोड़े से बैकफुट पे आज नजर आएंगे आपको। ये देखिए, सारे बैंक्स हैं लार्जली, इवन एसबीआई जो लार्जली मदद कर रहे हैं बाजार की। ब्रेथ बढ़िया, 2:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। स्क्रीन बढ़िया है, गेन्स हैं, अक्रॉस द बोर्ड गेन्स हैं, और ब्रेथ फेवर में है एडवांसेस के। इससे बढ़िया समीकरण हो नहीं सकते, बढ़िया है। हाँ, कहने के लिए ऑफ डेज हाईज हो सकते हैं। ये निफ्टी एक समय 100 पॉइंट के आसपास मजबूत था, 97 पॉइंट्स आज दिन के हाईज पे। वो शुरुआती ट्रेड में जो अपटिक आए थे, उससे थोड़ा बहुत वो शुरुआती ट्रेड के अपटिक्स के बाद ठंडे पड़े थे, और लार्जली उसके बाद एक फिर से दायरे में समीकरण बैठते हुए। खैर, कमाई के अड्डे में आज क्या क्या खास होगा पहले वो बता देता हूं। उसके बाद पैनल में मानस से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि चर्चा हुई थी किससे बातचीत करें पैनल में। मानस ने, क्योंकि आज सुबह का ट्रेड सेटअप समझाते हुए 7 बजे चर्चा करी थी, तो मानस से आज 2 बजे के समय भी एक बार फिर से रिव्यू ले लेंगे उस सुबह की स्ट्रैटेजी पर, और इस समय के फ्रेश मूड माहौल कैसा है वो समझ लिया जाएगा। खैर, ये पैनल में फंडामेंटल राय के लिए महेश जोशी होंगे, मानस तो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ ही रहे हैं, प्रकाश सर होंगे, सावंत साहब होंगे, शिल्पा जी होंगी, अमित सेठ होंगे, रुचित जैन होंगे, सब हमारी इस क्लोजिंग में मदद कर रहे होंगे 220 के आसपास। इस बीच में से एक आवाज की बड़ी एक्सक्लूसिव भी आएगी, और 220 के आसपास श्रीराम प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ गोपाल कृष्ण जुड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ एग्रेसिव टारगेट्स हैं अगले साल के, और अदरवाइज भी खास तौर पे साउथ इंडिया किस तरह का रियल एस्टेट मार्केट रहा है इस समय, उस पर चर्चा करेंगे गोपाल सर से। उसके बाद ये जो रक्षा मंत्री के दौरे की आवाज एक्सक्लूसिव है, वाकई हिंदुस्तान, वैसे डिफेंस एज ए स्पेस रडार पे रहेगी। डिफेंस मिनिस्टर यूएस जा रहे हैं, अपने वहां के काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे, बातचीत होनी है कई सारे प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एचएल हो गया, वो एचएल का कनेक्शन डीप डाइव करेंगे लक्ष्मण के साथ, समझेंगे क्या क्या समीकरण बैठ रहे हैं। जोमैटो, इस पे यतिन जुड़ेंगे हमारे साथ, कुछ नया बताने वाले हैं क्या? यतिन वही बताएंगे, लेकिन आगे नई चीज बताएंगे। अच्छा, कुछ बिग शॉपिंग जो हुई है उस पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, सुमित जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको वो निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस तगड़ी है। हम ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं 25,000 के करीब, पर कुछ स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के जो अभी भी लेगार्ड्स हैं, दमखम दिखा नहीं पा रहे हैं। सुमित से वो स्टॉक्स जानेंगे, और उस पैनल से उनमें से कई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा भी करेंगे शो के दौरान। 2:50 पे मार्केट बिग वॉइसेस में पाइपर सेरिका के अभय अग्रवाल सर होंगे, उनसे बातचीत होनी है। फिर यूजुअली जैसे यतिन आती हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, एक्सपर्ट्स की बीटीएसटी, एसटीबीटी स्ट्रैटेजीज, वो सब सिलसिला तो हमेशा की तरह जस का तस बना रहेगा। तो अगला 1.5 घंटा काफी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। अच्छा, इस बीच एक और अपडेट आया था, एनएसडीएल डेटा अपडेट करती है फोर्टनाइट का, तो ये अभी कल परसों में वो डेटा सामने आया है। देर रात आया तो अब हरकत में आया, सबके सामने आ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या छोड़ दीजिए एफआईआईज,
वो सेक्टोरल डेटा है ये बताने के लिए कि कहां पे एफआईआईज ने बिकवाली करी, कहां खरीदारी करी है, कौन से सेक्टर्स रडार पे थे उनके, इस पे डिटेल पे बातचीत होगी। कंचन जुड़ेंगे उनके साथ। मेरे को लगता है इतना करेंगे तो शो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो इसके ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बाकी जो जो होगा वो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, वो बातचीत होती रहेगी। मानस को लाइए पहले स्क्रीन पे। एक बार जरा बाजार के समीकरण मानस से समझ लिए जाए। मानस से आज सुबह चर्चा भी हो रही थी, पहले निफ्टी की बात कर रही जाए। मानस आपने सुबह मेंशन करा था कि 4 दिनों से लगातार लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी हो रही है, नई ऊंचाइयों के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। हम पहले वो 950 और 25,050 की बात कर रहे हैं, उसके बाद इवेंचुअली अच्छे मूव्स आएंगे आगे। वो ठीक है, सब कुछ बढ़िया, वैसी समीकरण बैठ भी रहे। क्या लग रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, सुबह बाजार खुलने से पहले की स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा सा ऑफ डेज हाइज होंगे हम, लेकिन फिर भी 50-55 पॉइंट मजबूती के साथ डटे खड़े हुए हैं। वो इवेंचुअल टारगेट जो आज सुबह डिस्कस करे थे वो जस के तस बने हुए हैं। जो साइडलाइंस पे बैठे हुए थे निफ्टी पे, उनके लिए फ्रेश व्यू क्या बनता है, आपका अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी को लेकर? आशीष जी देखिए, पहले समझना है कि अंडरटोन बुलिश है। जो पोजिशनल व्यू है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन इंट्राडे में ऐसा हो सकता है कि 28,000 से लेकर 28,500 के बीच में ही एक्सपायरी हो जाए। और ये डेटा जो ऑप्शन का डेटा रीड करके देखने को मिल रहा है, उसको देख के लग रहा है कि एक्सपायरी वाले, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो शायद हमें कोई खास मूवमेंट आज ना देखने को मिले, इसी रेंज में निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। लेकिन जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि 5 तारीख वाला गैप फिल हो गया, लेकिन जो 2 तारीख को 2 अगस्त को गैप बना था, उसके लोअर बैंड पे निफ्टी ने आज हाई बनाया है। अब इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है, जो पूरा गैप का रेंज है 850 से लेकर 950 की रेंज, इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी। लेकिन क्योंकि अंडरटोन बुलिश है, ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरा समझना यह है कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 24,690 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। इवेंचुअली ये जो गैप है इसको फिल करके जो पिछला हाई है निफ्टी, उसको टेस्ट करने की, चैलेंज करने की कोशिश करेगा। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 24,690 का ही रखना है, लेकिन ये पोजीशनल व्यू है और टारगेट है 25,050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेरा अभी भी समझना है कि मीडियम टर्म के लिए आपको 25,600 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बट आज के लिए स्ट्रेटजी रहेगी कि आज आपको कोई जो भी ट्रेड लेना है वो पोजिशनल बेसिस पे लेना है, इंट्राडे के लिए ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एक्सपायरी यही हो सकती है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे करीब 4-5 दिन पहले एक डबल बॉटम बना था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन जो पिछले 2 या 3 दिन से हो रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। एक रेजिस्टेंस है 51,090 के आसपास, जहां पर एक गैप का अपर बैंड है। मेरा समझना है कि इवेंचुअली बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करके कम से कम 51,600 और उसके ऊपर 52,300 के आंकड़े को टेस्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में तो एक पोजीशन ट्रेड आप करंट लेवल्स पे ले सकते हैं, 50,700 के स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 51,600 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। तो 1 से 2 दिनों में निफ्टी बैंक और जोर दिखा सकता है 51,600। और जैसे हम कह भी रहे थे कि देखिए अब यहाँ से आगे वो न्यू हाइस की तरफ बाजार बढ़ेगा, तो 25,050 पहले निफ्टी का टारगेट रखें और उसके बाद आगे और एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए आज के इस मूव में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में पहले तेजी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, सुबह से ही ग्रासिम करीब 2-2.5% ऊपर है। टाटा कंज्यूमर 2% के मूव्स को होल्ड कर पाया है। भारतीय एयरटेल में सुबह में हमने बातचीत की थी, वो भी अब लगभग 2% ऊपर आ रहा है। और बैंकों में जो तेजी आई है उसमें आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके बियॉन्ड आप गौर करिएगा, इंडियन होटल्स इफ आई रिमेंबर करेक्टली कल दोपहर इसी समय के आसपास इसकी हम बातचीत भी कर रहे थे, इस पर एक व्यू आया था। 3.5% की तेजी। M&M फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, रैमको सीमेंट, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जो बैठे हैं तेजी की तरफ और काफी कंफर्टेबली हाई वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड बना है। लेकिन मुनाफा वसूली आज थोड़ा सा बैकफुट पर फार्मा कंपनियां, तो डॉक्टर रेड्डीज नीचे। ऑटो कंपनियों में M&M तो एक थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन दिखा ही रहा है पिछले एक हफ्ते से। टाटा मोटर्स में भी दबाव आना शुरू हुआ और TCS भी थोड़ा सा लैगर्ड है आज के दिन, करीब 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर आप मिड कैप साइड पर देखेंगे, MGL, चोला इन्वेस्ट, ग्रैन्यूल्स इंडिया, हेवल्स, तो आपको ये नजर आएगा कि स्टॉक्स जो हाल फिलहाल में अच्छे खासे तेजी दिखा चुके हैं, स्पेशली मिड कैप साइड पर, वहां पर कुछ मुनाफा वसूली हुई है और थोड़ा सा चर्निंग देखने को मिला है मार्केट में। चलिए अब हमारे जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सीधे इनसे कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय इस दोपहर का ट्रेड क्या रहेगा? आई थिंक इस समय मुझे अच्छा लगता है कि जेके सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए।
4419 पर ट्रेड कर रहा है जेके सीमेंट। स्टॉप होगा 4400, सिर्फ 19 रुपए का। टारगेट 4500 के नजर आते हैं जेके सीमेंट। 4500 के लिए आप कह रहे हैं जेके सीमेंट लेकर चलें। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक करेंगे? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा LTTS में। LTTS मुझे लगता है कि जब तक 5470 इन फ्यूचर जो आज इसका ओपनिंग प्राइस है, जब तक इसको होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टूवर्ड्स 5600 आने के चांसेस वे आर वेरी हाई। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन फ्यूचर्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5470। इसको प्रभुदास लीलाधर में 5600 का कॉल ऑप्शन मैंने 48 से लेके 50 रुपीज़ के रेंज में बाइंग करने के लिए रेकमेंड आज किया है सुबह, उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 28 का रखिए, उसमें मुझे लगता है टारगेट्स टूवर्ड्स 90 भी आ सकते हैं। रखिए भाई जेके सीमेंट्स और LTTS को अपने रडार पे। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, चाहे तो 5600 का कॉल खरीद सकते हैं। सेठ साहब गुड आफ्टरनून। सेठ साहब इस समय का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? जी गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी मॉर्निंग में इंडियन होटल्स रेकमेंड किया था, यहीं पे मुझे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इंडियन होटल्स काफी दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन से बाहर आया है और आज का प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है, तो उसी ट्रेड के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा। स्टॉप लॉस होगा 636 का और टारगेट्स होंगे 652 के। सुबह का बोला हुआ ये आज का टॉप कॉल था सेठ साहब का। टॉप कॉल था कि टॉप कॉल था सेठ साहब? नहीं वो था ना 10 के दमदार ट्रेड्स जी 10 के दमदार में दिया था आशीष जी। और उसके बाद बढ़िया मूव्स। इस समय वायदा का वन ऑफ द टॉप गेनर ही है। इंटरग्लोबल ये दोनों आजू बाजू खड़े हुए हैं 3.5% के मूव के साथ, तो बढ़िया है वो ट्रेड। अभी भी अच्छा लग रहा है, बस अपने SL को उठाकर 636 पे लाके रख दीजिए। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित इस समय का आपका प्रिफर्ड पिक? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। टाटा कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह रहेगी, जो मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा यहाँ पे क्लोजिंग शो में। पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आया है स्टॉक ने 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना है और आज फिर से अपमूव का रिजम्पशन हुआ है। चाहे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो वॉल्यूम्स अच्छे हैं अलॉन्ग विद द प्राइस अपमूव। RSI में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स है। ऑप्शंस के सेगमेंट में भी देखेंगे तो सबसे अच्छा कॉल राइटिंग का पोजीशन जो है वो 1200 में है और अभी स्टॉक 1200 का लेवल ऑलरेडी सरपास कर चुका है। तो हमें लग रहा है कि ये 1200 के जो कॉल राइटर्स है वो अब यहाँ से पोजीशंस अनवाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस और शॉर्ट कवरिंग का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो स्टॉक का अनो शॉर्ट में ही एक दो दिनों में एक अच्छी मूव यहाँ से दे सकता है। 1180 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है खरीदारी करे। 1250 से 1260 के रेंज में टारगेट्स रहेंगे। टाटा कंज्यूमर आज सुबह भी मेरा 10 के दमदार ट्रेड्स का किसी का पिक था ये। टाटा 10 के दमदार ट्रेड्स में तो नहीं था आशीष, उसके पहले हाँ नहीं ये विकास सालुंखे का था और सुबह में इसकी हम वैसे भी चर्चा कर रहे थे मार्केट ओपनिंग और देखिए वो 10 की वजह से अब तक इसमें भी जैसे इंडियन होटल से कमा के दिया, ये ट्रेड भी बढ़िया कमा के दे रहा है। एज वी स्पीक दिन के हाईज पर फिर से उफान की तरफ बढ़ रहा है और अब रुचित का इस समय का प्रिफर्ड पिक। तो आवाज के साथ ये ट्रेड राइड कर रहे हैं और इसमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है एक्सपर्ट्स को। अभी बने रही है। आज के इस समय के पिक्स हो गए। मयूरेश के पास चला जाए और कुछ जाना जाए टेक्नो फंडा या पोजिशनल बढ़िया सा आइडिया। मयूरेश जी क्या पसंद आ रहा है भाई साहब आपको? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो सुब्रोस ये हमारे वॉच लिस्ट पे है मार्केट्स विद इंडिया में एज अ मोमेंटम पिक। दो तीन चीजें जो इंटरेस्टिंग हो रही है, एक तो नतीजे काफी बढ़िया थे सुब्रोस के इन द क्वार्टर गॉन बाय। दूसरा एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस में इनकी जो मार्केट लीडरशिप है, कमर्शियल व्हीकल्स हो, पैसेंजर व्हीकल्स हो, मारुति को ये सर्विस करते हैं, लार्जेस्ट क्लाइंट है, बट अन्य दिग्गजों को भी सर्विस करते हैं विद इन दी OEM कैटेगरी इटसेल्फ। और लगभग 45 से 50% का एक मार्केट शेयर है विद इन द CV स्ट्रोक EV मार्केट। दूसरा आई थिंक जो रिप्लेसमेंट मार्केट भी है, जो बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे भी आई थिंक इनका जो एक प्रेजेंस है और जो एक प्राइसिंग पावर है, इसकी वजह से इनकी जो एक सुपीरियरिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन परफॉर्मेंस, ये बरकरार रहेगी। तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इनपुट कॉस्ट, जो इम्पोर्ट हुआ करती थी काफी तिमाहियों पहले, almost 80 to 85% of that entire process has now got localized. इसलिए जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस जो सुधरते ही जाएगा अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग लेवरेज, और जो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, ये बहुत उम्दा कैंडिडेट रह सकता है। तो सुब्रोस काफी वॉच लिस्ट पे जरूर।
रखिए रडार पे भाई सुब्रोस। अच्छा, मानस का कॉल नहीं लेंगे? मुझे लगा उन्होंने बोल्ड कॉल दी थी निफ्टी बैंक का, अब जरूरत क्या है। तो स्टॉक लेकिन पे अब तो मानस देंगे। आया तो एक स्टॉक आइडिया भी ले, भूल गया था, सॉरी मानस। आप इस समय का प्रेफर्ड पिक आपका? तो देखिए एस्ट्रल में आई थिंक एक बाउंस बैक, एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बड़ा करेक्शन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1850 के आसपास एस्ट्रल ने बेस बनाया है। तो एस्ट्रल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1924 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1985 1985 के टारगेट सेट करने हैं एस्ट्रल में। चाहे तो 1940 का कॉल ऑप्शन जो 33 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में और 55 रुपीज के टारगेट सेट करिए 1940 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एस्ट्रल में एक अच्छा मौका तेजी का बन रहा है। खरीदारी करके चले। 1940 का कॉल भी ले सकते हैं जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला है, वरना ये तेजी की तरफ पोजीशंस आपकी 54 रुपए ऊपर स्टॉक है। अच्छा, इस बीच आपको स्क्रीन पर एक फ्लैश दिखाई दे रहा है, ये अदानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम अवेट कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप की तरफ से भी वो प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन अदानी जो खबर हमारे हाथ लग रही है सूत्रों के हवाले से कि अदानी प्रोमोटर ग्रुप में अपना कर्ज कुछ कम करना चाहता है और इस सिलसिले में कुछ थोड़ा सा हिस्सा बिक्री होती हुई दिखाई देगी। ज़्यादा डिटेल्स यतिन के पास है, यतिन के एक्सक्लूसिव सोर्सेज की तरफ से अपडेट आ रहा है। यतिन बताइए, क्या सुन रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून अर्षद। देखिए, सूत्रों से हमको ये जानकारी मिल रही है कि अदानी ग्रुप की जो प्रमोटर एंटिटीज़ हैं, ये अपना जो ग्रुप होल्डिंग है ये कम करना चाहती हैं। लिस्टेड कंपनी जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स और अदानी पावर, इन दो कंपनियों में सिलेक्ट ग्रुप एंटिटीज़ अपना हिस्सा बेच सकती हैं। हमको जो जानकारी मिल रही है 2 से 5% तक ये हिस्सा बेच सकते हैं, तो अप टू 5% हिस्सा वो अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर, ये दो पर्टिकुलर स्टॉक्स में बेच सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं डील के करीब, ये हमको बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बहुत जल्द होने की आशंका है और 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए तक जुटाने की ये जो योजना है, यहाँ आपको एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। तो ब्रॉडली आप ये पकड़ लीजिए कि $2-2.25 बिलियन तक का ये स्टेक सेल अदानी ग्रुप के शेयर्स में हो सकता है। और अदानी ग्रुप को जब हमने कांटेक्ट किया कि ये स्टेक सेल क्या अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर में हो रहा है, तो कोई प्रकार की टिप्पणी उन्होंने नहीं दी है। रिसेंटली प्रमोटर एंटिटीज़ ने अपना वारंट सब्सक्रिप्शन कन्वर्ट किया था अदानी की जो सीमेंट फ्लैगशिप कंपनी है अंबुजा सीमेंट में, और अदानी पावर के शेयर्स में भी ओपन मार्केट से खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो अंबुजा सीमेंट का बायआउट था, ये लेवरेज बायआउट था। तो ये जो लेवरेज बायआउट है, उसको थोड़ा बहुत लेवरेज कम करने के लिए ये ट्रांजैक्शन को बहुत जल्द एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। लेवरेज बायआउट मतलब उधारी लेके खरीदा था? बिल्कुल, ये एलबीओ बायआउट था अंबुजा सीमेंट का। तो जब इन्होंने होलिसिम से अंबुजा सीमेंट का हिस्सा खरीदा था, तब पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन था ये लेवरेज बायआउट फंडेड था। फॉरेन बैंक्स ने ये एक्विजिशन फंड किया था, डोमेस्टिक बैंक्स को अलाउड नहीं है। और उनका पैसा वापस कर हाँ, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है तो आपको इंडियन बैंक्स फंड नहीं करती हैं, तो ये लेवरेज बायआउट फॉरेन बैंक्स फंड करती हैं। और इसी लेवरेज बायआउट की जो धनराशि है, इसको थोड़ा बहुत डीलेवरेज करने के लिए ये अंबुजा में ये रीजन हुआ। अदानी पावर में भी ऐसा कोई रीजन था या उसमें नहीं? अदानी पावर नहीं, जनरली क्योंकि क्या है ना, अदानी पावर की आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग अदानी ग्रुप स्टॉक है। 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट की मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़, अदानी पावर की मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़। तो आप जब एक छोटा हिस्सा बेचोगे दोनों कंपनियों में, तो काफी अच्छा पैसा बेसिकली डेट भी रिड्यूस हो रहा है, फंड मोबिलाइज भी कर रहे हैं जनरली। हाँ, बिल्कुल, और प्रमोटर लेवल पे हो रहा है ये। तो कोई ग्रुप कंपनी में पैसा डालेंगे कि नहीं हमको पता नहीं, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे जीक्यूजी को जब इन्होंने शेयर्स बेचे थे, तो उसके बाद प्रमोटर ने ओपन मार्केट से बहुत सारा अपना स्टेक वापस खरीदा था ग्रेजुअल करके। तो वो अब मुझे लगता है कंसोलिडेशन पूरा हो गया और अब ग्रुप की स्ट्रैटेजी जो है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अदानी की जो एंटिटी है अदानी एनर्जी सोल्यूशन, जो पहले अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ भी QIP किया। तो बहुत सारी कंपनी में हाँ पैसे मोबिलाइज कर रहे हैं ग्रुप लेवल पे, और अब प्रमोटर लेवल पे मोबिलाइजेशन की बात जो है शुरू हो चुकी है। तो महेश, ये एक अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? प्रमोटर माल बेचेंगे, बुरा लगता है सुनने में, पर वो ठीक है, जो कर्ज उठाया था उसी के भुगतान के लिए रकम का इस्तेमाल होगा, या फिर प्रोमोटर्स अपने लेवल पे चैनल पैश मोबिलाइज कर रहे हैं। ये खबर कैसे लूं मैं? ये पॉजिटिव है एज अ शेयर होल्डर इन दोनों कंपनी में मेरे लिए, या नेगेटिव है? नहीं, तो अडानी के पर्सपेक्टिव से आई थिंक दिस न्यूज शुड बी टेकन पॉजिटिवली, दो चीजों की वजह से। एक, आई थिंक जो डीलेवरेजिंग शेयर धारक के लिए बिल्कुल बिल्कुल, तो दो चीजें आई थिंक। एक, आई थिंक एज अ ग्रुप जो नेट डेट है वो अच्छी खासी कम हुई है इन द पास्ट ईयर इटसेल्फ। और दूसरा, इफ द यूज ऑफ दिस मनी इज इंटेंडेड फॉर ग्रोथ कैपिटल,
in terms of its various businesses, एक implied implication ये होता है कि जो capital use में लगेगा, that can be used for growth, accelerated earnings going forward, वो ultimately shareholders को benefit करेगा. So I think as that invested capital gets back into high growth businesses, high ROE, ROC businesses, ultimately the shareholders are going to benefit. So it depends on the perspective of the company. अगर ये ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए लागत यूज की जाने वाली है, अगले कुछ वर्षों में इसका इम्प्लाइड इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे और शेयर होल्डर्स रिटर्न्स पे आ जाए. बता नहीं रहा, लेकिन जैसे आज एल्कम लैब के प्रोमोटर ने माल छोड़ा, अब ये कब बोला उन्होंने कंपनी में डालेंगे? ये नहीं, तो वही यतिन मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है. हाँ, अंबुजा में तो फिर भी चलो लेवरेज बायआउट है, तो शायद हो सकता है उसके लिए हो, आगे चलकर कुछ हो, हो सकता है तेजी बना रहे हो सबके सब. हाँ, वो एक ट्रेंड बन गया है कि स्टॉक मार्केट में कितनी अच्छी खासी तेजी बनी है, तो हम भी क्यों ना, जैसे अगर रिटेल निवेशक प्रॉफिट बुक कर सकता है तो प्रोमोटर्स भी वो कर रहे हैं. लेट्स सी कि वो पैसा वापस ग्रुप में आता है, किस रूप में आता है या नहीं. और अदानी ग्रुप, आशीष, हम सब जानते हैं कितनी अग्रेसिवली वैसे भी सीमेंट बिजनेस आगे बिल्ड करना चाहता है, तो थोड़ी सी प्रमोटर लेवल पैसा उठा रहे हैं, हो सकता है प्रमोटर लेवल पे कहीं एग्रेसिव केपेक्स कर रहे हो, नॉट नेसेसरली इन कंपनी में हो रहा हो. ठीक है गाबा सर, ये आप क्योंकि अदानी ग्रुप स्टॉक्स अच्छे से नजर रखते हो, दो जो यतिन ने डिस्कस करे, अंबुजा सीमेंट्स और अदानी पावर, चार्ट्स पे समीकरण कैसे बैठ रहे हैं सर? गाबा सर, गाबा सर. हाँ जी. अरे कहां ध्यान है आपका? मैं पूरे पैनल में सिर्फ आप पे नजर रखता हूं, आप मेरे पे ध्यान भी नहीं रखते. ऐसी बात नहीं, बोलिए ना. वेदांत की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पहले आप बताओ कहां बिजी थे? मैम के साथ चैट कर रहे थे? चैट तो नहीं कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आया था. ओके. अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर, ये यतिन खबर लेकर आए थे गावा सर. प्रोमोटर्स माल बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो चार्ट्स पे कैसे बैठे हुए मैं जानना चाहता था आपसे. अंबुजा सीमेंट तो ठीक ही लगता है. 624 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से यहाँ से आपको मिलना चाहिए, करीब 654 655 जा सकता है. रही अदानी पावर की बात, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, तो मेरे ख्याल से अदानी अंबुजा सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए आराम से. लॉन्ग साइड ये फिलहाल आपके लिए करीब आधे % के गेंस. इनफैक्ट पूरे अदानी ग्रुप में आपको कल याद होगा एक अच्छा खासा मूव आया था, एंटरप्राइजेज और पोर्ट वो भी आउट परफॉर्म कर रहे थे. आज देख लें तस्वीर क्या है, थोड़ा सा ठंडा है. बेसिकली चर्निंग हुई है मार्केट में, कल जो चले थे आज वहाँ पर कुछ कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है. चलिए एक दो ट्रेड्स और जोड़ लेते हैं और फिर बात करेंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट से. उनके भी 25 साल हो गए हैं बिजनेस में, लेकिन इस समय जो स्क्रीन पर स्टॉक बार बार स्ट्राइक कर रहा है, वो इनफैक्ट हमने इसकी बात ट्रेंडिंग में भी की थी. रैमको सीमेंट, आई थिंक जेके सीमेंट पर वैसे भी गाबा जी का एक व्यू आया है. शिल्पा, रैमको सीमेंट में कोई आपको लग रहा है क्या ट्रेड इस समय बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक भी एक अच्छा ब्रीदर लेकर फिर एक्शन में लौटा है? जी बिल्कुल हर्षिता जी, आज सुबह इसको रेकमेंड किया हुआ है हमने. 850 का कॉल ऑप्शन रफली 5 रुपये में, जिसका ऑलरेडी टारगेट हो गया 10 का. लेकिन अभी भी इसमें अब मुझे लगता है बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि कोई भी गेंस इसने गिव अप नहीं किया हुआ है. तो अगर किसी को फ्यूचर्स में करना है तो आप यहाँ पे 820 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 880 to 900, या फिर किसी को ऑप्शंस के थ्रू करना है तो स्टिल 850, मुझे लगता है 850 कॉल ऑप्शन क्वाइट रीजनेबल है. 8 रुपये 25 पैसा में ट्रेड कर रहा है. आप इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे 3 रुपये का रख सकते हैं एंड लुक फॉर टारगेट्स टुवर्ड्स 15. ओके, लुक फॉर टारगेट्स टुवर्ड्स 15. स्टॉक मोमेंटम में 838 840 के आसपास कर रहा है ट्रेड. चलिए अब कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं. आज खरीदारी वापस लौटती हुई दिखाई दी है वैसे रियल एस्टेट कंपनियों में, और आज फोकस श्रीराम प्रॉपर्टीज पर है. दरअसल कंपनी ने हाल ही में 25 साल पूरे कर लिया है बिजनेस के, और इन्होंने एक रोड मैप सामने रखा है 2027 तक कि किस तरह के बिजनेस में अब अपना कारोबार बढ़ाना चाहेंगे. तो कंपनी का फोकस है मिड मार्केट और मिड प्रीमियम मार्केट, जिसके लिए उन्होंने वो SPL नेक्स्ट या फिर स्पेशल नेक्स्ट ब्रांड लॉन्च भी किया है. क्या है विजन, कैसे ड्राइव होगा, किन ज्योग्राफीज में ये ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, इस सब पर बात करेंगे कंपनी के ED एंड ग्रुप CEO गोपाल कृष्णन जी से. मिस्टर गोपाल कृष्णन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन योर 25 इयर्स सिल्वर जुबली. अब बताइए अगले 25 सालों में ग्रोथ आप रफली क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, और आपने कुछ चीजें मेंशन की हैं कि मिड मार्केट मिड प्रीमियम मार्केट में अब आप ज्यादा जोर देंगे. ये किन ज्योग्राफीज के साथ शुरुआत होगी?
नमस्कार। हम लोग का करंट मार्केट फोकस है बैंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता. Historically, we have been focused on these three markets, and also we focused on smaller cities like Vizag and Coimbatore, but we have now de-emphasized that several years ago. Forward में देखेंगे next 5 years, 10 years, Bangalore, Chennai, Kolkata will be there. Pune, we are entering later this year. So therefore, we think between Bangalore, Chennai, and Pune will be a large part of our operation. Kolkata will continue to contribute volumes to us. And the fact that you're now focusing on mid-market and mid-premium market, how is it different from what you're doing already? Currently, last 10 years, हम लोगों का focus था affordable housing and mid-market. Like mid-market accounted for about 65-67% of our past projects. A completed portfolio in the completed portfolio, 67% is about mid-market. Rest was affordable and some small percentage was luxury. Forward portfolio, based on what we have today, about 85% is already in mid-market. And over the next 3 to 5 years, we want to focus on mid-market and mid-market premium for a very simple reason. Market post-COVID has evolved. अभी कोविड के बाद हम लोग देखेंगे तो कस्टमर प्रेफरेंस थोड़ा शिफ्ट हो गया. ऑल इन पैन इंडिया almost 69% of housing sales is in mid market and mid premium segments, compared to about 50-52% pre-COVID. In Bangalore, Chennai, we have seen this percentage at 75% in 2023. So 75% of annual sales is actually in the mid market in these markets. Chennai is about 62, Bangalore is about 75. So since the market is shifting towards it, and there's a big opportunity for a brand like ours, where Shriram brand is always a middle income consumer target brand. And therefore we think that is where the opportunity for us over the next 3-5 years is. Therefore we are now committing ourselves to focus on mid segments for the next 3 to 5 years and increase our growth momentum over the next 3 years using this segment. गोपाल सर हाय, गुड आफ्टरनून. जब आपका आईपीओ आया था तब अपन ने चर्चा करी थी, तब आप लोग मिड मार्केट और अफोर्डेबल सेगमेंट में अपने आप को क्लासिफाई करते थे. आज आप कह रहे हो मिड मार्केट और मिड मार्केट प्रीमियम ज्यादा थ्रस्ट एरिया होगा, तो अफोर्डेबल पे तवज्जो कम करने का मन, और इसका मतलब क्या मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करें या नहीं? Margin is one part of it. As you rightly pointed out, we used to focus on mid-market and affordable in the past. जैसा मैंने बताया 67% mid-market focus था, mid-market share था completed portfolio और ongoing portfolio में. Affordable and luxury accounted for the balance 30-odd%. अभी going forward, I think affordable will maybe a small part of our portfolio, but mid segment will be a big part because market has changed. Post-COVID, आप publicly available research reports देखेंगे, ANAROC and others. Last year, 2023, some of these markets have a 70-75% in Bangalore, 65% in Chennai, are all in mid-market. तो market shift हो रहा है. So हम लोगों का strategy भी हम थोड़ा refocus कर रहे हैं mid-market, mid-premium में. मिस्टर गोपाल कृष्णन, एक्चुअली जब भी हम बैंगलोर की रियल्टी कंपनियों से बात करते हैं, वो नॉर्मली कहते हैं कि देखिए बैंगलोर में प्रीमियम प्रॉपर्टी इज परहैप्स द अफोर्डेबल और द मिड मार्केट फॉर मुंबई. पर आप मुंबई के बहुत करीबी मार्केट पुणे में उतरे, वहां पर भी प्राइस पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. सो कैन यू गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग कि जब आप मिड प्रीमियम बोलते हैं, किस तरह की प्राइस पॉइंट्स आप वहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये जो एम्बिशन है कि आप थोड़ा सा अपनी प्रोजेक्ट्स को प्रीमियम साइड की तरफ ले जाएंगे, तो कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? लैंड एक्वायर करेंगे, एग्जिस्टिंग लोगों से टाई अप करके बिल्ड करेंगे, क्या प्लान होगा? तो प्राइस टिकट साइज के बारे में बात करेंगे तो मिड मार्केट प्राइस बैंड, टिकट साइज और प्राइस बैंड वुड बी समवेयर अराउंड 50 लाख to 1 crore, 1.2 crore टिकट साइज फॉर अपार्टमेंट कुड बी अ मिड मार्केट. और प्रीमियम देखेंगे तो 1.2, 1.5 से 2 करोड़ तक जो टिकट साइज है वो मिड मार्केट प्रीमियम होगा. बैंगलोर, चेन्नई मार्केट का सिमिलर प्राइस रेंजेस है. कलकत्ता में भी लेस, पुणे भी समवॉट सिमिलर मार्केट टू बैंगलोर एंड चेन्नई.
ये भाव पे आप मुंबई में भी आइए ना सर। खैर, ये पुणे का इस साल के एंड तक लॉन्च की तैयारी, तो लैंड ऑलरेडी प्रोक्योर कर रखी है क्या, और कोई सॉफ्ट लॉन्च करा, मार्केट में डिपस्टिक करा आप लोगों ने? नहीं, for the launches, we don't start any pre-launch activity without land in control, because without land, without plan approval, without RERA, we cannot even soft launch. So जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए बात कर रहे हैं फॉर 2020 FY25 का, सबका लैंड प्लान अप्रूवल वो सब प्रोग्रेस तो हो चुका है। सिर्फ पुणे में प्लान्स रेडी थे, MOEF अप्रूवल्स का जरूरत है, 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च है, इसीलिए MOEF का अप्रूवल का जरूरत है, और वो अप्रूवल थोड़ा डिले हो गया। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था अप्रैल मई में आएगा, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इलेक्शन, वो कॉन्टेक्स्ट में MOEF अप्रूवल्स थोड़ा डिले है। अभी फर्स्ट लेवल ऑफ अप्रूवल्स इज डन एंड द फाइनल अप्रूवल एंड देन प्लान अप्रूवल एंड रेरा, ये सब प्रोसेस थोड़ा 1-2 महीना लग सकता है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अक्टूबर में लॉन्च करेंगे पुणे में। चेन्नई और बेंगलुरु का जो भी लॉन्चेस प्लान्ड है फॉर द होल ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट 9 लॉन्चेस, about 3 launches are coming up in Q2 alone. All of these are at an advanced stage of launch, and therefore understandably plan approval RERA stage सब हो गया। अभी last the RERA registration process would have started, so as soon as it comes we'll be able to go ahead and launch formally. तो जब तक formal launch होगा तब soft launch और EOI करेंगे। से फिर फाइनली यही सब पूछना चाहूंगी कि आपके प्लान्स काफी एक्सपेंसिव हैं, FY24 के अंत तक क्या हम देखेंगे कुछ ऐसा नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स? एंड FY27 की आपने बात की हुई है पहले, आई थिंक आपकी प्रेस रिलीज में या फिर कल जो मीडिया से बात कर रहे थे, सो व्हाट यू टारगेटिंग सेल्स में वहां, तब तक क्या आप अचीव कर पाएंगे? तो FY24 में हमारा सेल्स था 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का। FY25 का हमने गाइडेंस किया 5.25 to 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट का गाइडेंस है। Based on market conditions and our launch pipeline, we are very confident of achieving the guided number. The aspiration that we have and the mission that we have put out, or the targets that we have rolled out for the 3 year for ourselves, उसके बेसिस पे हमारा एनुअल सेल्स होना चाहिए 8-9 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए 3 साल के बाद। और उसके लिए पाइपलाइन थोड़ा अक्यूमुलेट कर रहे हैं। यू आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट पाइपलाइन एंड द इन्वेस्टमेंट। करंटली अपना पाइपलाइन है 42 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, उसमें 24 मिलियन स्क्वायर फीट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो 18-19 मिलियन स्क्वायर फीट का नया प्रोजेक्ट पोटेंशियल है। और बेस्ड ऑन द सेल्स टारगेट वी हैव, वी थिंक 3 साल में हम लोग का 20 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स होना चाहिए। उसको सपोर्ट करने के लिए हमको एडिशनल प्रोजेक्ट एक्वायर करना पड़ेगा। तो वी आर टारगेटिंग इंटरनली टू डबल अवर न्यू प्रोजेक्ट पाइपलाइन फ्रॉम करंट 18-19 मिलियन स्क्वायर फीट। वी वांट टू डबल द पाइपलाइन, which would need because we do predominantly JDAs and DMs and to some extent stressed asset मिलेगा तो खरीदते हैं, और वो ऐसा खरीदने के टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लेके ASK में खरीदते हैं। इसलिए श्रीराम प्रॉपर्टीज का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा विल बी, हम लोग का एस्टिमेट है कि कुछ 400-500 करोड़ का कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। We believe we will have enough capital from operations to support this for the next 3 years. So the intent is not to raise equity or public capital. Borrowing as required and cash from operation should be able to support our growth going forward. ओके गोपाल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो एग्रेसिव टारगेट जब से कंपनी ने सामने रखे हैं, स्टॉक में इस हफ्ते के मूव्स देखिए, बहुत तगड़े मूव्स बनाता हुआ। एक काम करें, इसका चार्ट पे समीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रुचित, ये श्रीराम प्रॉपर्टीज का चार्ट देखिएगा, पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स बने। आई थिंक शॉर्ट टर्म के चार्ट स्ट्रक्चर्स तो काफी पॉजिटिव है, बट सिर्फ जो हर्डल ये स्टॉक को आई थिंक नियर टर्म में सरपास करना होगा वो है 133-135 का रेंज। पिछली बार ये स्टॉक में अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही 133 के आसपास का हाई बनाया था,
जहां से स्टॉक ने 90-95 तक का डिप दिया था। सो एक बार ये 133-135 का हाई निकल जाता है, फिर आई थिंक स्टॉक को पोटेंशियल है नए ऑल टाइम हाइस की तरफ जाने के लिए। सो फिलहाल तो अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए, बट एक्चुअल मोमेंटम 135 के ऊपर और एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। हाँ, वैसे मयूरेश जो है ना, वो रियल एस्टेट पे बहुत पैनी नज़र रखते हैं। पूरे अंधेरी के चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं वो, कहाँ क्या अवेलेबल है, कैसा है। मयूरेश, अभी भी गर्मी है कि प्रॉपर्टी मार्केट्स में कुछ बहुत कूल ऑफ हुई है? नहीं, आई थिंक इट इज स्टिल हॉट। तो अगर आप देखते हैं इधर सेल वाला भी और रेंटल मार्केट भी आई थिंक काफी तगड़ा है अपने एरियाज में। एंड देयरफॉर जो रियल एस्टेट साइकिल की हम बात करते हैं 6 साल की जो है 4th ईयर है साइकिल का, आई थिंक इन रियल अर्निंग्स द साइकिल इज वेल एंड ट्रूली ऑन। हैविंग सेड दैट, आई थिंक काफी कुछ कंपनियों के जो नतीजे आए हैं आशीष जी, इनफैक्ट इवन श्रीराम प्रॉपर्टीज के जो मैनेजमेंट ने एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट किया है, ये मार्केट सेंटिमेंट्स को शायद दर्शा रहा है। और दूसरा, आई थिंक एज इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट बिकमिंग अ रियलिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी, आई थिंक काफी कुछ एक अफोर्डेबिलिटी एंगल बढ़ती है फॉर अ लॉट ऑफ होम बायर्स एंड फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन पर्टिकुलर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेवलपर्स हैं, आई थिंक द नंबर शुड कंटिन्यू ग्रोइंग स्ट्रांगली। बट हमारा ये मानना है कि जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं, प्लाईवुड प्लेयर्स हुए हैं लाइक ग्रीन प्लाई लैमिनेट्स एज एन एग्जांपल, सैनिटरी कंपनीज हुई, all these companies should start doing well, क्योंकि जैसे नए घर आते जाएंगे, रिफर्बिशमेंट्स होंगे और एग्जिस्टिंग घरों की भी रिफर्बिशमेंट्स होंगी, एंसिलरी स्टॉक शुड नाउ स्टार्ट कमिंग बैक। एंसिलरी काउंटर्स पर भी नजरें रखिएगा। रियल्टी प्लेस तो अपनी तरफ अपना एक्शन बना ही रहे हैं, दिखा ही रहे हैं। चलिए इस बीच प्रशांत सावंत को जोड़ लेते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी आशा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून टू पैनल। तो यहाँ पे ग्रासिम में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, मुझे काफी अच्छे लेवल पे लग रहा है और मैं प्रीएम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है आज के दिन में। तो यहाँ पे करीबन अभी ट्रेड कर रहा है 2750 2760 के बीच। स्टॉप लॉस में रखूंगा 2715 2715 और टारगेट मेरा होगा 2820 से लेके 2830 2830। ग्रासिम, ये है सावंत साहब का इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। गाबा सर लैपटॉप पे कुछ देख रहे थे बहुत घूर के, और वो भूल गए कि मुझसे बातचीत हो रही है। गाबा सर, ऐसा क्या आ गया था जो आप पूरा लैपटॉप में खो गए थे उस समय? एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट 4 बजे सेबी के साथ, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं जूम में ज्वाइन करूंगा। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता। तो ये पहले से डिसाइडेड नहीं था? 1 घंटे पहले बताया? हाँ, 1 घंटे पहले। हमेशा मीटिंग ऐसी होती है? नहीं, कभी कभी एडवांस होता है, लेकिन कभी कोई एज हो जाती है। कल जैसे कि कल 11 बजे की मीटिंग थी जो मैं गया था, मैं फिजिकली अटेंड की मैंने कल वो। ये पैसा देते हैं इतनी मीटिंग्स का? कल लंच खिलाया था बस? हाँ बिल्कुल, लंच खिलाया था वाकई। पैसे से चार्ज करा करो आप यार अपनी सेवाओं आज का। आप चाय का इंतजाम पहले ही करवा लो गाबा जी। नहीं तो घर से है ना, मैम को देनी पड़ेगी चाय। मीटिंग में बुला लेते, ये भी बड़ी बात है। काम करना चाहिए हमारे प्रोफेशन के लिए। चलिए, अच्छा आगे बढ़ा जाए। और अपन ने प्रॉमिस किया था लक्ष्मण जुड़ेंगे, तो कल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 दिन के अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एचएएल के लिए रक्षा मंत्री का यूएस दौरा काफी अहम हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण से ही बातचीत कर लेते हैं, क्यों एचएएल के लिहाज से इंपॉर्टेंट। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून। देखिए, रक्षा मंत्री का यूएस दौरा वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा संबंधी करार को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री ने जो वहां पे नींव डाली थी दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधी करार को लेकर, उस नींव पे अब इमारत खड़ी होनी है। इस लिहाज से यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 2 अहम कार्यक्रम है रक्षा मंत्री के इस दौरे के दौरान। पहला, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जो यहाँ के रक्षा मंत्री के बराबर होते हैं, काउंटर पार्ट होते हैं, उनसे बातचीत होगी। उस बातचीत में लंबी चर्चा इस बात पर हुई कि भारत और अमेरिका के बीच में कैसे रक्षा संबंधी करार को बढ़ावा दिया जाए, अमेरिका की कंपनियां भारत में कैसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, और वहां से कई सारे इक्विपमेंट, जेट इंजन वहां से आना है, उसको कैसे और ज्यादा उस प्रक्रिया को तेजी लाई जाए। उसके बाद रक्षा मंत्री का यह दौरा जो है वो खासतौर से वहां के जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, उनकी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ एक राउंड टेबल भी होना है। वहां पे भारत में आत्मनिर्भर रक्षा संबंधी क्षेत्र में जो बनने की इसकी मुहिम है, उसकी तरफ इस राउंड टेबल में
में रक्षा मंत्री कुछ अहम बातें कह सकते हैं और वहाँ से कोशिश ये कर सकती है वहाँ की कंपनियाँ भारत में दिलचस्पी दिखाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन कंपनी के लिहाज से देखें तो HAL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। HAL के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहले HAL के लिए जो GE F404 इंजन की डिलीवरी होनी है GE के जरिए HAL के लिए, ये इंजन की डिलीवरी काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट मार्क 1A इसके लिए इंजन की डिलीवरी F404 को ज़रूरी है। तो उसमें तेजी लाई जाए, चूंकि पिछले दिनों खबर आई थी कि देरी हो रही है, उसमें तेजी लाई जाए, ये इस रक्षा मंत्री अपने US दौरे के दौरान इस पर जोर दे सकते हैं, इस तरफ कुछ कदम उठा सकते हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि एक GE और HAL के बीच में करार हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी जून में गए थे, तो वो करार ये हुआ था कि यहाँ पे F414 जेट इंजन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। F414 जेट इंजन जो है LCA Mk2 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, वो भी HAL के लिए जरूरी होता है, तो उसका भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया जाए तो इस करार को जमीन पर लाने की तरफ भी बातचीत इस दौरे के दौरान हो सकती है। तो रक्षा मंत्री का US दौरा कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा मुद्दा वही होगा कि GE इंजन्स जो HAL के तेजस में लगने हैं उसमें खासा डिले देखने को मिला। याद रखिएगा ये पहले मार्च में डिलीवर होने थे, अब मिड अगस्त आ गया है और जब तक वो वापस आएंगे अगस्त एंड हो जाएगा, तो खासा डिले देखने को मिला है और उस लिहाज से ये एक बड़ा कंसर्न है कि देरी की वजह क्या है, कितनी जल्द वो दरअसल डिलीवर करेंगे, जब वो डिलीवर करेंगे यहाँ पर टेस्ट होंगे, इवेंचुअली वो विमान में लगेंगे। ये एक थोड़ा सा कंसर्न मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने से रहा है और वो स्टॉक पर भी कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगा है। मयूरेश, आप बताइए ये 4759 के आसपास क्या वो और डीलेज फैक्टर्ड इन है या फिर उसका आगे और असर देखने को मिल सकता है, अज्यूमिंग कुछ और समय लेता है GE इंजन्स डिलीवर करने के लिए? तो अगर थोड़ा और समय लगता है तो डेफिनेट इम्पैक्ट आएगा अर्निंग्स पे भी, और इसलिए आई थिंक जो दो बड़े मुद्दे हैं या एग्जीक्यूशन रिस्क है, एक आई थिंक एग्जीक्यूशन रिस्क पर से बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, अगर ये इन लाइन नहीं रही इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस तो कहीं ना कहीं आई थिंक पूरे अर्निंग्स और एनुअलाइज नंबर्स पे इसका एक असर पड़ेगा। और दूसरा आई थिंक जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो बिल्कुल बरकरार है, तगड़ी ऑर्डर बुक्स है, ये एग्जीक्यूट अब तक काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, बट दे विल हैव टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटीज। अगर इनकी टर्नओवर या पूरी की पूरी ऑर्डर बुक की क्षमता है इनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करनी है, तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है अगर इसका पूरा यूटिलाइजेशन होता है तो शायद अर्निंग्स या प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है। तो हमारा मानना ये है ये दो मुद्दों के वजह से शायद एक अपसाइड रिस्क बन सकती है स्टॉक में, and therefore I think our take at Markets with India is that we have been booking out of defense stories, railway stories, कोई हर्ज नहीं है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करने में, ये सारी स्कीम्स। फिलहाल आपके लिए HAL पर एक पर्सपेक्टिव 4756 के आसपास। HAL के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन अगर ये GE वाला मामला और थोड़ा सा लटक जाता है तो वो अर्निंग्स में इम्पैक्ट करने लगेगा और वो एक अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। चलिए 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं। शिल्पा जी आप प्लीज सस्ता ऑप्शन तैयार रखिएगा। प्रशांत आपके पास आएंगे FNO सुपरस्टार के लिए, मानस चार्ट का चमत्कार निकाल के रखेंगे और फिर मयूरेश जोशी से समझेंगे आज मिड कैप फंडा के तौर पर इन्होंने क्या पिक किया है। तो ये सारे ट्रेड्स कुछ ही देर में लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच निफ्टी फिर 24,800 पर आ गया आशीष, थोड़ा सा झूल रहा है ऊपरी लेवल से। इनफैक्ट ये ऑटो कंपनियां यहाँ पर आप देखिएगा, बजाज ऑटो ऊपरी लेवल से करीब 1% का कूल ऑफ देखने को मिला है, हीरो मोटोकॉर्प में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है, और सुबह में हम बातचीत कर ही रहे थे कि M&M हो, टाटा मोटर्स हो, इन सब में हल्का हल्का प्रेशर है। M&M और टाटा मोटर्स खास तौर से, अमित आपकी राय क्या होगी, ये नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग है या फिर मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं दोनों काउंटर्स इस समय? जी मैम, अगर हम देखें टाटा मोटर्स स्टिल इट इज ट्रेडिंग अबव 10 and 20 डेमा, तो स्ट्रक्चर तो यहाँ खराब नहीं है, लेकिन बाय ऑन डिप अगर 1040 1045 के आसपास मिले तो एक बार फिर से यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ 1100। और जहां तक M&M की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा ये 50 डेमा पे आके रेस्ट कर रहा है, चार्ट इज मेकिंग कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज। अगर 2700 ब्रेक होता है तो M&M की दिक्कतें बढ़ सकती है, तो उसे एक बार अवॉइड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, और लॉन्ग ही जाना है तो ऑन डिप्स टाटा मोटर में हमें पोजीशन बनानी चाहिए। बाकी ऑटो ठंडे पड़ रहे होंगे, वैसे सही है, सुबह से चर्चा भी हो रही थी M&M के साथ बाकियों की, लेकिन TVS मोटर्स मस्त खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल वो बाइक स्कूटर जो लॉन्च होना था, उस लॉन्च के दिन
अब देखिए दिन के हाईस पे टीवीएस मोटर्स, और ये लॉन्च की अहमियत तो अपन सुबह से बातचीत कर ही रहे थे कि इनका फ्लैगशिप स्कूटर, जिसको लेकर अब तक इनकी स्कूटर आर्म में अच्छा ट्रैक्शन था, उसका रिवैम्प वर्जन आज लॉन्च होना था, उससे ही स्टॉक में उत्साह बना हुआ है। सावंत साहब, आप चार्ट देखो, 2700 पे टीवीएस मोटर्स, कैसा लग रहा है? तो आशीष जी, इनफैक्ट मैंने ये जस्ट कुछ 2-3 दिन पहले इसका एक ऑप्शन रेकमेंड किया था, जो जस्ट स्टॉप लॉस को छुआ और उसके बाद ये स्टॉक टेक ऑफ हुआ है। तो मुझे लग रहा है अभी तो ये काफी स्ट्रांग लग रहा है, 2700 के लेवल पे है, बट ये लेवल चेस करने का लेवल, ये फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल नहीं है। बट डेफिनेटली जिनके पास है वो थोड़ा डीप ट्रेलिंग स्टॉप हो सके। आपका ट्रेलिंग स्टॉप अभी करीबन 2665, 2670, यानी 1% की गैप रखिए आप करंट प्राइस से और ट्रेल कीजिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं डिप के लिए वेट करूंगा, वो डिप आनी चाहिए करीबन 2660, 2665, उस जोन तक आए तब हम डिसीजन ले सकते। 2 दिन पहले बोला था स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, और कैंडिडली बता भी ना सावंत साहब, बढ़िया देखिए, लेकिन मूव आ गया है जैसा प्रिडिक्टेड था, तेजी की तरफ तूल पकड़ रहा है। और प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं वो जो ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 का लॉन्च हुआ है, 73,700 रुपीज ऑनवर्ड उसकी प्राइसिंग रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट होगा इसके स्कूटर डिवीजन के आगे के आउटलुक को लेकर। एक डेस्परेट मेकओवर की वैसे भी इस व्हीकल को जरूरत थी, जो कंपनी अब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, 4 का चौका की शुरुआत करी जाए भाई, एक्सपर्ट से जाने जाए वो जो स्टॉक्स चुन के लाए हैं कौन कौन से हैं। सस्ता ऑप्शन के लिए आइए शिल्पा जी को स्क्रीन पे रखिए भाई। शिल्पा मैम, कौन सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपने आइडेंटिफाई करा है? आशीष जी, सस्ता ऑप्शन अभी मेटल्स में जिंदल स्टील में है। जिंदल स्टील एक ब्रेकआउट पे है, यहाँ पे मुझे लगता है 985 से लेके 1000 के लेवल्स के लिए एक बार आपको एक क्विकली मूव देगा। तो यहाँ पे 980 का ही कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 8 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 5 रुपये का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 12 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 16 के नेक्स्ट टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए JSPL वाला ट्रेड स्क्रीन पर 980 का कॉल लेकर चले। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, 8 रुपये 35 पैसे पर है। जब आप ये ट्रेड लेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस दिखा दीजिएगा एक बार फिर दोबारा आप हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए। 980 के कॉल में 12 से 16 रुपये और फिर स्टॉप लॉस 5 रुपये का रहेगा। प्रशांत, FNO सुपरस्टार। जी अच्छा जी, मुझे एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट काफी दिनों से मैं इसको देख रहा था, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग 20 DMA एवरी डे पे इज बीइंग बॉट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब एक नया अपमूव आ सकता है। करीबन 6840-50 के बीच से ये ट्रेड कर रहा है। 1% रिस्क रख के हम 6760, 6760 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाएंगे, और यहाँ से मैं टारगेट रखूंगा 7000 से लेके 7050, 7000, 7050। 6840 पे फ्यूचर्स खड़े हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल, सावंत साहब को पसंद आ रहा है। आज सुबह भी किसी को, रचना जी को शायद अपोलो हॉस्पिटल पसंद आया था, मेरे ख्याल से आज का टॉप कॉल था। 6850 उनका टारगेट था। इंटरडे चार्ट देखिए, बढ़िया कमा के दिया है। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद दिन के हाई 1.25% अप मूव, और फिर से ट्रेड ग्रिप में था। सावंत साहब ने और मदद कर दी। वो कह रहे हैं सबसे बढ़िया फ्यूचर्स इसी के नजर आ रहे हैं। चार्ट का चमत्कार, मानस के पास चलने का समय। मानस, चार्ट्स पे क्या पसंद आ रहा है? देखिए आशीष जी, गोदरेज सीपी वहां पर ध्यान है। गोदरेज सीपी ने कंफर्मेशन दिया है, हाई टॉप साइड बॉटम्स का डेली चार्ट पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक अब ये कोशिश करेगा अपने पिछले हाइस की रेंज में जाने के लिए। तो गोदरेज सीपी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1409, 1409 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 1485 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गोदरेज सीपी में। अगर आप चाहें तो 1440 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 6 रुपए के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 45 रुपए के टारगेट सेट करिए। 1440 की कॉल ऑप्शन। 1440 की कॉल ऑप्शन लेकर चले या सीधा खरीदे गोदरेज सीपी। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। मयूरेश, आपकी बारी, बताइए मिड कैप फंडा। तो हमें हर्षदा जी प्रकाश पाइप्स काफी अच्छा लग रहा है मार्केट्स में इंडिया में। इसके 2 डिविजन है, एक यूपीवीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, जो सैनिटेशन, बिल्डिंग सॉल्यूशन, इरिगेशन, सीवरेज, ये सारी चीजों में यूज होते हैं। इनके पास जो अलग अलग डायमीटर के पाइप है, कॉलम पाइप से लेके लाइन पाइप्स तक का, ये सारे एप्लीकेशंस ये सारे सेक्टर्स में लगते हैं। दूसरा, आई थिंक इनका जो बिजनेस डिवीजन है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का है, और जो नतीजे रहे हैं एनुअलाइज बेसिस पे FY24 तक का और पहले तिमाही के नतीजे काफी शानदार रहे हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर रहा है।
एक्सपेक्टेशन यही है कि जो एबिटा मार्जिन्स हैं दिस शुड सस्टेन इन दैट रेंज ऑफ 16 to 18% और इंक्लिनेशन यही है कि थोड़ी हायर साइड ऑफ द रेंज की तरफ ही शायद मार्जिन्स रह सकती है। अराउंड 1500 ऑड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स नॉर्थ इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, but they are trying to increase their presence in the west and southern parts of the country as well. और बैलेंस शीट के हिसाब से जो डेट लेवल्स है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जो अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे एज वॉल्यूम्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज पिक अप ऑन द बैलेंस शीट। तो हमें लगता है प्रकाश पाइप्स एक अच्छा विकल्प है। बहुत बढ़िया, प्रकाश पाइप रखिए रडार पे। क्विकली आज के सस्ता ऑप्शन का रैप अप, उसके बाद यतिन के पास चलेंगे अपन लोग। ये आज बड़ी डील, आज नहीं सॉरी कल जो बड़ी डील का अनाउंसमेंट हुआ कल रात को जोमैटो और 197 कम्युनिकेशंस के बीच। शिल्पा जी ने सस्ता ऑप्शन में JSPL खरीदने का कॉल दिया है। 980 का अगस्त वायदा, अगस्त वाला ना, अगले हफ्ते एक्सपायर है, ठीक है। अगस्त वायदा, खरीदने का मन, 5 का SL है, 12 से 16 के लक्ष्य है। जब बोला था तो मेरे ख्याल से 8 रुपए 30 पैसे खुद ही ने बताया था, 8.35 पे हमें भी स्क्रीन पे मिल गया था। 9 रुपए 30 पैसे, 9 रुपए 40 पैसे में तो वैसे ही आ गया, ट्रेड ग्रिप में आ गया आपके। अपोलो हॉस्पिटल्स, प्रशांत सावंत साहब का प्रेफर्ड पिक, जिसे अपन सुबह से राइड भी कर रहे हैं और अब फ्रेश बाय है। अब सुबह से राइड कर रहे हैं तो 67-60 पे स्टॉप लॉस ले आइए और फ्रेश एंट्री के लिए भी यही स्टॉप लॉस होगा। 7,000-7,050 तक के लक्ष्य अब नए हासिल होते हुए नजर आएंगे। मानस ने चार्ट का चमत्कार में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे दाव लगाया है भाई। 1409 का स्टॉप है, 1485 के टारगेट्स हैं। बढ़िया 3.5-3.5% के अपटिक्स इस समय। और मयूरेश को पसंद आता है प्रकाश पाइप्स। यह है आज का मिड कैप फंडा आइडिया। चलिए, तो ये सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए अब बात करते हैं जो कल शाम को अनाउंस हुई थी डील, जोमैटो और 197 कम्युनिकेशंस। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम। यहाँ पर जोमैटो ने दरअसल पेटीएम का जो एंटरटेनमेंट टिकटिंग का कारोबार है, जिसे हम पेटीएम इनसाइडर के तौर पर जानते हैं, उसे खरीद लिया है और ये एक्विजिशन करीब 2048 करोड़ में होता दिखाई देगा। अब डील के हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या बिजनेस आएगा जोमैटो में, कितना बड़ा एक मौका है जोमैटो के लिए ये गोइंग आउट बिजनेस स्केल करने का, ये सारे डिटेल्स के लिए यतिन को आप जोड़ लेते हैं। यतिन बताइए। न्यू एज कंपनीज जोमैटो और पेटीएम दोनों ही शेयर्स फोकस में है। 197 यानी कि पेटीएम अपना एक टिकटिंग कारोबार जोमैटो को बेचने वाली है और ये स्लम्प सेल के जरिए एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो है ये बेचने की जो बोर्ड अप्रूवल आई है येस्टरडे, उसके बाद दोनों ही शेयर्स फोकस में है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्लम्प सेल के जरिए पेटीएम लगभग 2048 करोड़ के आसपास के वैल्यू पे जोमैटो को अपना ये कारोबार बेचेगी। स्लम्प सेल के जरिए ये कारोबार होगा जिसका रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। 2 कंपनी की सब्सिडरीज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगी और अगर हम स्पेसिफिकली ईवी एबिटा वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 197 की बात करें तो पेटीएम का बयान ये आया है कि कोर बिजनेस पे इस पर्टिकुलर स्लम्प सेल के बाद फोकस करने की और विंडो मिलेगी, कैश पोजीशंस बेहतर होंगी। और अगर हम जोमैटो की बात करें तो उनको लगता है कि जो B2C कारोबार है इसको इस टिकटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोइंग आउट बिजनेस जो जोमैटो का है यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ऑब्वियसली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो कि क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी है और ये तीसरा बड़ा बिजनेस गोइंग आउट जोमैटो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद जोमैटो की कैश पोजीशन भी काफ़ी हेल्दी है और टारगेटेड जो कन्वीनियंस फी है 1500 करोड़ से ज़्यादा की आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है जोमैटो को फ्यूचर में, क्योंकि कन्वीनियंस फी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल आपको टिकटिंग कारोबार के हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमैटो और 197 यानी कि पेटीएम दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन विन विन सिचुएशन तरीके से दिखाई पड़ रहा है। दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर जोमैटो में ऊपरी लेवल से कुछ हल्का मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला है। पेटीएम इनफैक्ट सुबह में चला था लेकिन ये भी ऊपरी लेवल से कुछ नरमी दिखा रहा है। लेकर आइएगा पेटीएम के हाथ में, जैसे हम सुबह में भी मेंशन कर रहे थे कि सीधा कैश आएगा लेकिन वो स्टॉक भी नीचे है। मयूरेश, आपका टेक क्या है? अच्छा, मयूरेश से संपर्क टूट गया है, तो चलिए काम करते हैं, ब्रेक ही ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद आएंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में फिर एक नया चेहरा आएगा। पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से भी बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। निफ्टी वही 24,800 के इर्द गिर्द, हाँ उससे एक शेड ऊपर, लेकिन 24,800 के जोन्स पर कामकाज करता हूँ। खुलने के बाद वो ऊपरी समय ठंडे पड़े, उसके बाद फिर से वो दायरे में ही वैसे सिमटे हुए नजर आएंगे। आज अब तक निफ्टी बैंक ही बढ़िया है, आधे % से ज्यादा का उछाल, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मूव दिखा रहा है। उसमें दोनों हैवीवेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज के सेशन में बढ़िया करते हुए। वैसे ये आज इंटरेस्टिंग बात हुई, जोमैटो और पेटीएम, तो ये जो डील हुई थी, इन्होंने जो एंटरटेनमेंट टिकटिंग कारोबार खरीदा कितने में, 2050 करोड़ रुपए मोटा मोटी। रेवेन्यूज थे उसके ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए के आसपास, तो 6.5 से 7 टाइम्स मल्टीपल दिया। और यही पेटीएम का जब खुद का आईपीओ आया था, तो अभी वही देख रहा था बैठे बैठे, 36 टाइम्स पे आया था। तो उस लिहाज से कई लोग कह रहे हैं डील बुरी नहीं है जो जोमैटो ने पेटीएम से उसका ये बिजनेस पार्ट ऑफ द आर्म खरीदा। पर ये उस टाइम पे बहुत छोटा बिजनेस था। हाँ, और 36 टाइम प्राइमरी वो तो पेमेंट बैंक पे कंपनी के वैल्यूएशन में गया। अब मैं कह रहा हूँ इस आर्म को जब खरीदा है तो क्या वैल्यू कर रहे हैं, तो 60 टाइम पे बेसिकली। तो ठीक है, असल में आज जैसी ये सब चर्चाएं चल रही थी हमारी वो मार्केट गुरुकुल के लिए, तो एग्जाम्पल्स के सब चर्चा हो रही, तब ये डिस्कशन में आया था एक एक्सपर्ट के थ्रू। मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, बताना चाहिए। इसीलिए लोग थोड़े से बुलिश हो रहे हैं जोमैटो की इस डील को लेकर कि इवेंचुअली ये टर्न अराउंड अगर कर ले गए और दमखम दिखा दिया तो बात अलग। खैर रखिए इसको रडार पे। इस बीच सुमित के पास चला जाए। दरअसल बाजार नए शिखर की तैयारी कर रहा है। हम ऑलमोस्ट 25,000 से सिर्फ 200 पॉइंट दूर और 25,000 के ऊपर चलेंगे, 25,074-75 पे आसपास, तो मेरे ख्याल से 25,078 रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। हम बेहद उसके करीब कामकाज करते हुए, तो 25,000 के सफर में निफ्टी की कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न्स दिए, तो कुछ कंपनियों ने निराश किया है। बीते एक दशक में निफ्टी के अंडर परफॉर्मर्स और आउट परफॉर्मर्स का आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। सुमित खड़े हुए हैं दरअसल एक ब्यूटीफुल वॉल के सामने, उनसे जानते हैं कौन से रहे पिछले कुछ समय के मार्केट मूवर्स, आउट परफॉर्मर्स, अंडर परफॉर्मर्स। सुमित, ओवर टू यू। तो पिछले 10 सालों में जहां निफ्टी की तरफ से तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाजार अपने नए हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जहां से रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। बीते 10 साल में निफ्टी का एक औसत सालाना रिटर्न यानी CAGR करीब 12.5% के आसपास देखने को मिली है, और करीब 15 कंपनियों में यानी कि निफ्टी 50 की रफली 30% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। और इंटरेस्टिंग नाम है उसमें, जैसे टाटा मोटर्स, डिस्पाइट ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करके गया, और ITC जैसा दिग्गज जिसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन सबका जहां लगता था कि HDFC बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस होगी, इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, और साथ साथ HUL जो इतने समय से नहीं चला उसके बावजूद भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कुछ नाम जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली, उसमें ONGC 1.5% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है बीते 10 सालों में। कोल इंडिया डिविडेंड जरूर दिया इस कंपनी ने, लेकिन फिर भी 4% के आसपास की CAGR यहां पर रही बीते 10 सालों में। सन फार्मा 7% की CAGR से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प 7.5% की CAGR रही। टाटा मोटर करीब 8% के आसपास की CAGR से ग्रोथ देखने को मिली, जबकि निफ्टी का 12.5% का CAGR है। ITC 8% के आसपास की CAGR यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 9% की सालाना दर से इसने भी ग्रोथ दिखाई। डॉक्टर रेड्डी डिस्पाइट ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी 9.5% की CAGR यहां देखने को मिली, और इसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। विप्रो करीब 10% की CAGR से ग्रो किया, और टेक महिंद्रा ये भी अपने नए हाइस पर है, लेकिन फिर भी निफ्टी के सालाना रिटर्न से कम रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। भाई साहब, ये वो अंडर परफॉर्मर्स पिछले एक दशक के 10 सालों में निफ्टी ने जो रिटर्न्स दिए उससे कम रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स, बढ़िया है। अब मेरे ख्याल से जब नए रिकॉर्ड हाइस का सेलिब्रेशन होगा तब सुमित से जानेंगे कि इन्होंने परफॉर्म करके दिया। लेकिन चलिए मार्केट बिग वॉइसेस पे चला जाए, और हमारे साथ पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ते हुए। अभय सर, गुड आफ्टरनून। ये आप लोग भी ऐसे स्कैन करते हो क्या? कौन से लेगार्ड्स हैं? सब जगह वैल्यूएशन स्ट्रेच है, उसके कंसर्न्स रहते हैं, तो कौन से लेगार्ड हैं वो ढूंढे जाएं, उनमें क्या पसंद आ रहा है, इस तरह का अप्रोच आप लोग करते हो क्या? आशीष, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, देखिए हर तरह के अप्रोच देखते हैं कि जो लेगार्ड हैं उसमें शायद कुछ ऐसे हों जो बॉटम आउट हो रहे हैं और अब साइडवेज करेक्शन हो गई है,
और इसका उदाहरण भी दूंगा मैं आपको। हमने बात भी करी थी 2-3 महीने से, मैं इसके बारे में बात भी कर रहा हूँ कि कैसे हमने इंश्योरेंस के स्टॉक्स ऐड किए थे अपने पोर्टफोलियो में। बाय रिकमेंडेशन नहीं है मेरी ये, बट मॉडल पोर्टफोलियो हमारा जो इन्वेस्टर्स जानते हैं उसमें स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसे शेयर्स ऐड किए थे, इसीलिए क्योंकि वो हमें लगा कि एक 4-5 साल के साइडवेज परफॉर्मेंस के बाद फाइनली पिकअप कर रहा था बिजनेस और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव था। तो बिल्कुल आशीष, मार्केट हमेशा मौके देता है ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स को देखने के लिए जिसमें मार्केट का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि साइडवेज करेक्शन के थ्रू चल रहे हैं, पर ये रिटर्न ये अच्छे देते हैं। अभी जैसे टाटा मोटर्स दिखा रहे हैं आप, टाटा मोटर का स्टॉक एक समय 100 रुपए तक गिर गया था और अब फिर वहां से पिकअप किया। तो बिल्कुल नजर रहती है आशीष ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे जहां पे हम पार्टिसिपेट कर सकें। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टोरल पॉकेट्स। अबे सर, बैंकिंग, कई सारे एक्सपर्ट्स को अभी अब वो कंफर्ट दिखता है वैल्यूएशन के फ्रंट पे बैंकिंग स्पेस में, पर अब अपने दिमाग में तो कंसर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं बैंक्स को लेकर। भाई, किसी को कच्चा माल, सस्ता कच्चा माल नहीं मिले तो इशू है। इनके केस में डिपॉजिट्स, सेविंग्स मोबिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो बैंक्स को लेकर आप लोग का दरअसल व्यू क्या है? जो वैल्यूएशंस में दिख रहा है वो ट्रू तस्वीर है, लेने लायक है, या कंसर्न्स वाकई माउंट हो रहे हैं बैंक्स के लिए? आप कैसे अप्रोच करो इस पॉकेट को? यह बात अपनी जगह सही, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंक चलेंगे, लंबी अवधि के लिए इससे अट्रैक्टिव नहीं, करंट परिस्थिति कैसी लग रही है? जी आशीष, आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है, क्योंकि एक अगर जीडीपी ग्रो होगी इंडिया की तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल ट्रेड्स के बिना इकोनॉमी का ग्रोथ होना मुश्किल है। पर एक समय ऐसा आता है जहां पे कि आपको उस पूरे सेक्टर को देखना पड़ेगा उस नजरिए से कि अभी की जो प्रॉब्लम्स हैं और अगले 6 महीने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगी रिटर्न्स को। और एक साल से हम देख रहे हैं जो डेटा ग्राउंड लेवल से हमको दिख रहा है वो काफी नेगेटिव है बैंक्स के लिए। उसमें 3 चीजें हैं आशीष। एक तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो बढ़ रहा है बैंक्स का, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में तकलीफ हो रही है, जैसे आपने कहा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सबका खासा ग्रोथ इस समय नेगेटिव है। दूसरी तरफ एक एनपीएस का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी हमने देखी अक्रॉस द सेक्टर पुअर हो रही है। जो डीपीडी हम ट्रैक करते हैं, डेज ओवरड्यू, वो बढ़ रहा है रेगुलरली। और तीसरा, आरबीआई का भी काफी टाइट मॉनिटरिंग है इस समय, तो रिस्क वेट्स बढ़ाए हैं उन्होंने एनबीएफसी लेंडिंग के लिए, अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर जो है इस समय थोड़ा नेट हेडविंड से जूझ रहा है, और मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन ऊपर से अट्रैक्टिव लगे हिस्टोरिकल वैल्यूएशन की बनिस्बत, पर मुझे नहीं लगता कि अभी अगले साल भर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, जिसमें मैं एनबीएफसीज को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, अनसिक्योर्ड लेंडर्स को भी इंक्लूड करना चाहूंगा, इनसे ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन या आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में हम बहुत अंडरवेट हैं, इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि हमारे पोर्टफोलियो में पहली बार एक भी लेंडर नहीं है, ना बैंक ना एनबीएफसी, और वो सिर्फ इसलिए कि अगले 6 महीने से साल भर में मुझे लगता है कि ये पूरा सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। नॉर्मली जब भी मार्केट में सबसे पहले कोई पैसा लगाता है तो बाय डिफॉल्ट वो फाइनेंशियल्स में पोजीशन आ जाती है, क्योंकि उसका वेटेज काफी ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि एनबीएफसीज ना बैंक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसमें है इस समय अभी जी? जी, हमारा हर्षदा पहले भी जैसे मैंने बात करी थी, 3 सेक्टर्स में हमारा ओवरवेट है, और काफी ओवरवेट है इंडेक्स के बनिस्बत। एक है एग्रोकेमिकल स्पेस, जिसमें हमने अच्छा रिटर्न ऑलरेडी देखा है पिछले 2-3 महीने से, और उसमें हमारा ओवरवेट है। दूसरा हमारा ओवरवेट है इंश्योरेंस में, जैसे मैंने अभी बताया, बोथ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक सेक्टर है जिसमें फाइनली हम देख रहे हैं ग्रोथ ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड, और इसमें काफी ट्रिगर्स हैं। मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर है कि अगर जीएसटी काउंसिल जो है, जो 18% जीएसटी लगता है हेल्थ इंश्योरेंस पे, ऑटो इंश्योरेंस और इन सब पे, अगर उसको कम करके 6% कर दे, या हो सकता है 0% कर दें, तो एक बड़ा फिलिप मिलेगा इस पूरे सेक्टर को। पर ये सेक्टर काफी फॉर्मलाइज हुआ है बहुत फास्ट, और IRDAI जो रेगुलेटर है वो भी इस समय काफी फ्रेंडली मूड में है। तो इंश्योरेंस पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है, एग्रोकेम पे जैसे मैंने कहा। और तीसरा, पिछले 6 महीने से फार्मा पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है। फार्मा मुझे लगता है एक अंडर एक्सप्लोर्ड स्पेस है, जहाँ पे लोग इन्वेस्टर निराश हैं पिछले 5 साल की अंडर परफॉर्मेंस से,
पर इन कंपनीज को अगर मैं देखूं, सारे लार्ज कैप्स को देख लीजिए आप, लुपिन, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज, सब ने एक डाउन साइकिल में काफी मेहनत करी है, अपना न्यू लॉन्चेस पे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पे फोकस किया है, नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, यूएस एफडीए के साथ बेटर रिलेशनशिप्स बनाए हैं। तो मुझे लगता है उनका जो पिछले 5 साल का डाउन साइकिल में काम किया है, उसका पूरा रिटर्न अब हमें देखने को मिलेगा अगले 6 महीने में। तो ये 3 सेक्टर्स हैं हर्षदा जहां पे हम अभी ओवरवेट हैं। अबे सर, इतना बोल्ड कॉल, सबसे तगड़े वेटेज वाले पॉकेट में 0 एक्सपोजर, तो डर नहीं लगता क्या? रात में नींद नहीं आती तो कहीं घूम गया बैंक? तो नहीं, घूम गया तो कोई बात नहीं, कहीं और पैसा बन जाएगा। कि आशीष, इतनी बड़ी गंगा बह रही है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह डुबकी लगाते रहे। तो मौके बहुत है मार्केट में, और मार्केट की यही खूबी है आशीष की आप एक अपना ही एक एज अ पीएमएस फंड मैनेजर आपको एक अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए कि आप ये बोल्ड कॉल्स ले सकें। तो ये बोल्ड कॉल्स हम लेते हैं आशीष जब हम ग्राउंड डेटा देखते हैं डिटीरिएट होते हुए, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और मुझे लगता है, मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में आशीष, मुझे लगता है कि मार्केट में 90% सक्सेस आती है जब आप जो रियलिटी है उसको जैसा है वैसे ही देख लें, और बाकी 10% आती है उस पर एक्ट कर लें। तो यही अगर करते रहे हम रेगुलरली, तो वो एक गारंटी करता है लॉन्जेविटी को। तो बोल्ड कॉल्स तो लेनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या, नहीं तो ईटीएफ लेके बैठ जाए वो वही कर सकते हैं। है वो बिल्कुल। और एक्चुअली मतलब बेसिकली हमारा व्यू ये है कि अगले 12 महीने में बैंक यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे मिलेंगे, और नीचे आएंगे तब अपन रिव्यू करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। मार्केट में क्या है, एक कोई जजमेंट, कोई एक फेवरेट स्टॉक या नॉन फेवरेट स्टॉक जैसा नहीं होना चाहिए। हर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी देता है एट द राइट टाइम। तो हो सकता है साल भर बाद हम बात करें, 6 महीने बाद हम बात करें, तो हमको उस समय जो डेटा देख रहे हैं बैंक्स अट्रैक्टिव लगने लगे, तो व्यू चेंज हो जाए आशीष। तो ये तो एक डायनामिक असेसमेंट है जो चलता रहता है हर समय। ये न्यू एज कंपनियों में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या रिसेंट पास्ट में? अब कई सारी कंपनियां जो लिस्ट हुई हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही है। ओला इलेक्ट्रिक एक स्टार्क एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले जो ब्रेन बीज के साथ एक्शन बना है, आपका ऑफिस जिस तरह के रिटर्न्स दे रहा है, उनमें कुछ एक्सपोजर इस समय आप लोगों का है? जी अभी नहीं है अर्चना, पर हम देख रहे हैं। मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत इन्फ्लेटेड हैं, काफी ये बिजनेसेस हैं अभी भी लॉस मेकिंग है, पर मार्केट इनको मे बी बिकॉज ऑफ फ्लेवर ऑफ द मंथ कह लूं, या फिर एक तरह से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम है इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं। पर मेरा कन्विक्शन नहीं है अभी इनमें। मैं चाहूंगा कि साल भर की परफॉर्मेंस और देखूं, नंबर्स मैट्रिक्स और स्ट्रांग होते हुए देखूं, और उसके बाद हम इनको लेना कंसिडर करेंगे। मुझे लगता है अभी ट्रेडिशनल सेक्टर्स में ही काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए, रादर देन चेजिंग जो हॉट नेचुरली। हमने पहले भी देखा है अर्चना, 2 साल 3 साल पहले जब पेटीएम की लिस्टिंग हुई थी, नाइका की और कार ट्रेड की, और एक पूरा सेगमेंट तब आया था जिसने डिसअपॉइंट किया, और अब ये नए स्टॉक्स आए हैं। तो टाइम लगेगा इनको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करने में मार्केट एज लार्ज कैप्स। तो हम इनको पेशेंटली इवैल्यूएट करेंगे। अभी इस समय तो कुछ ऐड नहीं किया है हर्षद। कंसिडरिंग आपने पेटीएम और जोमेटो मेंशन किया, वो एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो जोमेटो ने खरीदा है, उस पर कोई थॉट्स? नहीं, अच्छा है। आई थिंक ये चर्न अच्छा है एक तरह से। मैं कहूँगा कि इंडियन इंडस्ट्री में M&A ट्रेड्स होते रहे, मार्केट के लिए अच्छा है। अगर पेटीएम को वैल्यू कम दिख रही है और जोमेटो एक बायर है उसका, जोमेटो को लगता है कि उसका बिजनेस बढ़ेगा, और तो मुझे लगता है ये अच्छा है, एक ट्रांजैक्शन हो गया दोनों के फायदे के लिए। पर एज एन इन्वेस्टर इसका एग्जैक्टली क्या फायदा होगा जोमेटो को, वो हमको 1-2 क्वार्टर्स में ही पता चलेगा जब उनके नंबर्स देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, आई वुड से। ओके, बस अबे सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो बैंकिंग और इनफैक्ट उस फाइनेंशियल से जुड़ी कोई कंपनी पे इस समय अबे सर एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। नियर टर्म चैलेंजेस हैं, एक बोल्ड कॉल है, होपफुली शायद आने वाले समय में इन लेवल्स पे नीचे मिले, तब रीअसेस करेंगे बैंक्स फाइनेंशियल्स में अगर गुंजाइश बन रही है लेने की।
पर 3 ऐसी पॉकेट्स हैं जिसमें एग्रेसिवली ओवरवेट चले गए इस समय। उनमें से एक पॉकेट तो वैसे आज चमक भी रही, 2 मतलब एग्रोकेमिकल्स की स्पेस, बढ़िया मूव्स बने हुए हैं वैसे ऑफ लेट, रह रह के खबरें भी आ रही हैं और उस पे पाइपर सेरिका बुलिश है, इंश्योरेंस एज अ स्पेस को लेकर बुलिश है, और फार्मास्यूटिकल्स, इनमें भी कई सारे नाम हैं जो बढ़िया मूव्स, कोई ल्यूपिन, कोई डॉक्टर रेड्डीज वगैरह आपने देखा होगा। ये उनकी तरफ से कॉल्स ही थे, उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स की बात करी, तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। तो ये वो पॉकेट्स हैं जिस पर ओवरवेट। चलिए एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करें, कुछ ही देर में बीटी एसटी बीटी कॉल्स लेने। उससे पहले एफपीआईज, यानी कि हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कह लीजिए, या पहले उन्हें एफआईआईज कहा जाता था। एक एनएसडीएल के फोर्टनाइटली डेटा आ जाते हैं हर 15 दिन बाद। तो इस बार का जो फोर्टनाइटली डेटा आया है वो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का है। वो डेटा बताता है कि एफआईआईज एफपीआईज ने कौन से सेक्टर्स में खरीदारी करी, कहाँ पैसा निकाला। हम रोज शाम को आपको कैश के आंकड़े दे देते हैं, पर ये नहीं पता चलता है, उससे डीप डाइव नहीं कर पाते कि कहाँ से निकला, कहाँ गया। तो कंचन ने वो डीप डाइव करा एनएसडीएल की रिपोर्ट पे, और वो लेकर आई हैं आपके लिए बढ़िया सा डेटा। जानिए बाजार के दिग्गज, सो कॉल्ड दिग्गज, क्या कर रहे हैं। कंचन, ओवर टू यू। जी, अगर हम बिकवाली देखें तो बड़े सेक्टर्स में काफ़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है, इंटेंसिफाई होती हुई दिखी है बिकवाली, खास करके फिनेंशियल सेक्टर में। अब माना जा रहा है कि जो एफपीआईज है वो अपने हाई वैल्यूएशन स्टॉक से थोड़ा सा शिफ्ट ले रहे हैं डिफेंसिव स्टॉक की तरफ। अगर हम जुलाई का डेटा देखें तो करीबन 32,365 करोड़ की खरीदारी की गई थी, लेकिन 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में करीबन 18,824 करोड़ की खरीदारी हुई है। अगर अब बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो फिनेंशियल सेक्टर में करीबन 14,790 करोड़, मेटल और माइनिंग सेक्टर में 2,668 करोड़, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 2,036 करोड़, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में 1,628 करोड़ और कैपिटल गुड्स में करीबन 1,090 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अब बिकवाली तो देखने को मिली है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है वो भी समझ लेते हैं। अब जो येन कैरी ट्रेड घटने को लेकर चिंताएं हैं, उसने कहीं ना कहीं एफपीआई को भी चिंता में डाला हुआ है। ग्लोबल रिसेशन ये भी एक कड़ा मुद्दा बना हुआ है। साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी उनको घबरा रही है। और साथ में जो हमारे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन है। अब इसके बाद अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी सी बात करें तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एनएमडीसी, वेदांता, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, एम सुमी, टाटा मोटर्स और आयशा मोटर के अगर आप शेयर उठा के देखें 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में, तो चार्ट पे आपको इसका असर साफ जाहिर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इन फैक्टर्स के बावजूद इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो काफ़ी शानदार बनी हुई है। जैसे कि जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर आ रहे हैं, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मैनेजेबल है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर की ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो एफपीआई है, ये सारे फैक्टर्स एफपीआई को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब जो ये अट्रैक्शन आया है वो किन सेक्टर्स में आया है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की तो यहाँ पे करीबन 3,462 करोड़ की खरीदारी की गई है। कंज्यूमर सर्विस में 2,195 करोड़, एफएमसीजी में 1,785 करोड़ और पावर सेक्टर में करीबन 1,170 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो ये कुछ सेक्टर थे जहां पे हमें खरीदारी भी देखने को मिली है। और अगर इनका डेटा भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशन में हमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। ये सेक्टर चले भी हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि जो एफपीआईज है वो उन सिक्योरिटीज में खरीदारी कर रहे हैं जो उनको फेयर वैल्यूएशन में मिल रही है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जैसे ही वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे उनकी तरफ से बिकवाली की जा रही है। ओके, ये है वो डेटा की बढ़िया सी एनालिसिस। इस बीच ऑटो कर रहे थे, मारुति थोड़ा बहुत चलने शुरू हो गया, बुरा मान गया था। गाबा सर कहाँ है? गाबा सर गए क्या मीटिंग में? मैं हूँ, यहाँ पर हूँ। मारुति देखिए ना, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हो रहे हैं अब। प्रेजेंट सर, बढ़िया मूव्स बन रहे हैं मारुति में। मारुति में अजय कुछ ठीक हो रहा है, 0.5% ऊपर आ गया। हाँ ठीक है, ठीक ही लगता है। हाँ। अच्छा बेस बन रहा है। तो लेंगे कि नहीं? लेने के लिए एग्रेसिव कॉल है। अच्छा, एग्रेसिव कॉल है। ट्रेड करा 12,278, 12,500 तक जा सकता है।
बेस बहुत ही बढ़िया है, स्टॉप थोड़ा डीप होगा, 12,200 का ले सकते हैं, लेना चाहिए। 12,500 ज्यादा रिस्क है, लेकिन ले लेना चाहिए। रिस्क इतना नहीं है, ले लेना चाहिए। 12,500 टारगेट मारुति। डायरेक्टर साहब वो पोस्टर है क्या, वो एंग्री यंग मैन वाला दिखाइए जरा स्क्रीन पे। गावा सर ने भेजा था। गावा सर ये देखा है क्या, आप इसलिए भेजा था मुझे क्या? हाँ, इसलिए मैं देख कर आया था उस दिन फ्राइडे को, इसलिए तो आपको भेजा मैंने। एंग्री यंग, ये मूवी है कि सीरीज है? मैंने 3 देखी। डॉक्यूमेंट्री है, 3 एपिसोड डॉक्यूमेंट्री है। हाँ। एक घंटे के? आई थिंक 1 घंटा। आपने भी देख ली क्या? मैं ऐसे आधा देख रही हूँ। मैंने एक एपिसोड निपटा लिया। अच्छा। पर आशीष, वो सीरीज देखने के बाद ना मेरे को लग रहा है कि इन्होंने जो सारी फिल्में लिखी है और जिस पर हम सब बड़े हुए हैं, चाहे वो दीवार हो, आपका त्रिशूल हो, शोले हो, वो दोबारा देखने का मन करेगा। जंजीर। अच्छा। बिलीव मी, जंजीर, आपको वो फिल्में दोबारा देखने का मन करेगा। आपको उसके पीछे की स्टोरी सुनाएंगे ये लोग क्या? हाँ, कि कैसे ये दोनों साथ में आए। तो एक थोड़ी सी बैक हिस्ट्री है कि कैसे, बाय द वे, एक भोपाल से है, एक इंदौर से है। तो और उनकी जर्नी कैसी रही, बॉम्बे में कैसे आए, कैसे शुरुआत की, लिखना कैसे शुरू किया, और फिर इन्होंने एक चीज़ कही कि कैसे अमिताभ बच्चन फाइनली, उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उसको आइडेंटिफाई किया गया कि इसे एक एंग्री यंग मैन की स्क्रिप्ट देंगे, और कैसे इन दोनों की जुगलबंदी कैसी होती थी जब स्क्रिप्ट लिखते थे। और इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इनको किसी डायरेक्टर ने अप्रोच किया कि हमारे लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। उन्होंने बोला ठीक है, जो भी आपका लीड स्टार होगा उससे 1 लाख रुपए हमको ज़्यादा चाहिए। वो लीड स्टार था अमिताभ बच्चन, जो तब तक हिट हो गए थे। ही सर, आप हमको हमसे काम कराना चाहते हो तो हमको आपके लीड स्टार से 1 लाख रुपए ज़्यादा दो। दिए क्या? दिए, मिले। अच्छा। अब देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड कंसिडरिंग हम इन सारी फिल्मों पर बड़े हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। गावा सर, एक बात और थी कि इन्होंने 6-7 साल काम किया 750 रुपये महीने में। आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं, मैंने ध्यान दिया। 6 to 7 years काम किया उन्होंने। जैसे मैं उनको जानता हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जानता हूँ, लेकिन फिल्म देखने के बाद आई वाज स्टन्ड। एक्चुअली मैं गया उनके पास वापस, उनको मैंने उनकी मैं पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि इतनी महानता थी। मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ पैर छुआ किया मैंने बस। दिस वाज द थर्ड टाइम आई हैव डन इट टू हिम। महान है, हमारे साथ एकदम सिंपल रहते हैं, जैसे कि सिंपल, लेकिन जब देखने का तो आई वाज रियली स्टन्ड। हम पूरा सन्नाटा था फिल्म में, हम सिर्फ देख रहे थे फिल्म। मैं भी स्टंट होना चाहता था, मैं भी मिलना चाहता था। अब आगे उसके बाद खाना भी खाया होगा आपने। अनुज को तो एक बार बुलाया था, वो नहीं आए। अब नेक्स्ट हर्षदा का प्लान है। जो नहीं है उसके लिए बोल दिया आपने। कैसे प्रूव करूं कि आए थे, बुलाया था आपने, नहीं बुलाया था? अनुज से पूछ लो आप। ऐसे तो आप हर्षदा, जब अनुज और मैं होते तो हर्षदा नाम लेते हो। हर्षदा को नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगा पक्का। मैं पक्का हूं। मेरा नंबर क्यों नहीं आएगा आपका? उसके और बाद सबसे पहले मैंने बोला था, मैं खुद गेस्ट हूं, मैं किसी को भी ले जा सकता हूं। एक खुद मैं गेस्ट हूं, मैं संदीप का गेस्ट हूं। So he is preferring to take me. आप ये समझ नहीं रहे। हाँ, पहले अब मांगता मैं हूँ। Thank you, पहले अनुज को बोले, अब बोल रहे हैं कि हर्षदा को बोलूंगा, मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं बोलूंगा। अनुज ने एक बार बोला था कि मैं आना है, मैं फिर कल परसों आ। अरे तो मैंने तो 50 बार बोला। अभी आपको भी, लेकिन बाद में पहले हर्षदा। अब नहीं जाऊंगा, अब थोड़ा ना जाऊंगा मैं, अब कहाँ जाऊंगा? पहले हर्षदा। 20 हो गया यार। डायरेक्टर साहब कहना एसटीबीटी बीटीएस दे लो, और यतिन भी पहुंचे नहीं अब तक ड्रीम रूम चेक के लिए, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। चलिए फिर एक काम करते, बीटीएस एसटीबीटी शुरू करते। यतिन पहुंच गए, रेडी जैसी होंगे उनके पास भी चलेंगे। शिल्पा जी, कोई बढ़िया सा ट्रेड कैरी करने का मन? जी बिल्कुल, मारुति मुझे लगता है कैरी करना चाहिए BTST। ये 12,500 तक एक बार आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। यहाँ पे आप ऑप्शंस में 12,300 जो रफली 120-125 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए एज BTST। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप यहाँ 85 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 170 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है कि 200 के ऊपर भी ट्रेड करता मिलेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए मारुति में एक अच्छा मौका बन रहा है। ये चल गया स्टॉक, बजाज ऑटो में भी एक रिवर्सल आया। ये इनफैक्ट आयशर मोटर्स तो इनफैक्ट एक्शन में रहा ही है पिछले 2-3 दिन। शिल्पा जी ने पिक किया। अमित, आपका ट्रेड? जी मैं ICICI बैंक लेके जाऊंगा। काफी ब्यूटीफुली कंसोलिडेट करके ये अपनी 10 और 20 डेमा के से ऊपर निकल रहा है। अच्छा खासा कंट्रैक्शन पैटर्न है यहाँ पे, और पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि ये रेंज में 1175, 1180 काफी ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा है। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1175 एंड टारगेट ऑफ 1220। ओके, 1220 का टारगेट और 1175 का स्टॉप लॉस ICICI बैंक का।
रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बीटीएससी पर्सपेक्टिव से पीडीलाइट में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन आज देखेंगे तो जो सपोर्ट एंड था कंसोलिडेशन का, वहां से एक नो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आया है। आरएसआई ने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है, वॉल्यूम्स भी डेली एवरेज के कंपैरेटिवली अच्छे हैं। सो आई थिंक पीडीलाइट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। करंट लेवल से 3090 का स्टॉप लॉस आएगा बीटीएसटी के लिए, और 3200 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मानस, क्या लेके जाना है? तो देखिए, एस्ट्रल मैंने रिकमेंड किया था 2 बजे के शो में, तो वहीं पर ये पोजीशन लेके जाया जा सकता है। एस्ट्रल के फ्यूचर में आप खरीदारी, अगर आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे एस्ट्रल में खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1939 के नीचे लगा के रखिए और 2000 के टारगेट सेट करिए एस्ट्रल के फ्यूचर में। ओके, एस्ट्रल का फ्यूचर, ये मानस ने मेरे ख्याल से आज अभी 2 बजे के प्रेफर्ड पिक में भी मेंशन करा था, और फिर से एस्ट्रल पे ही दाव। सावंत साहब, आपका इस समय का बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी? जी आशीष जी, एक्चुअली एसटीबीटी के लिए ढूंढ रहा था, बट मुझे एक स्टॉक नजर आया है जो क्लोजिंग नियर डे हाई है, तो मैं बीटीएसटी ही जाऊंगा। ओके, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 2055 स्पॉट के जस्ट नीचे। टारगेट होगा 2150, 2150। गाबा सर से मुझे नहीं पूछना, आप पूछ लो। गाबा जी, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड है गोदरेज कंज्यूमर, 1441 पर ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद अच्छा मूव मिला। स्टॉप होगा 1425, टारगेट 1480, गोदरेज कंज्यूमर। इनफैक्ट मानस ने दिया था कुछ देर पहले, और गाबा जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए, 3.5% तक का इजाफा बनता दिखाई देगा। तो ये सारे ट्रेड्स आपके लिए आ गए हैं सामने, जो हमारे जानकारों ने आपके लिए किए हैं शॉर्ट लिस्ट कल के लिए। अच्छा प्रशांत, आपने कहा आप एसटीबीटी ढूंढ रहे थे, आपको लग रहा है फिर से फिसल जाएगा मार्केट, या फिर ऐसी अपनी पोजीशन को हेज करना चाह रहे थे? तो हर्षा जी, मैं एक थोड़ा सा शेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर्स देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार हम करीबन 24,670-80 तक जा सकते हैं, और वहां से अपमूव शुरू होगी। तो वो हिसाब से मैं देख रहा था कि हम रेजिस्टेंस पे है, तो मैं कोई एस्टिमेटी में देख लूं करके। बट मुझे लग रहा है फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक नजर आया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो इसलिए मैंने वो बीटीएसटी रेकमेंड किया है। फिर कल की प्राइस एक्शन देख के हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, ऑटोज बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस समय, जाते जाते ऑटो एज अ स्पेस इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। खैर, यतिन के पास चला जाए, क्विकली जान लिया जाए कि डीलिंग रूम्स में कैसा मूड और क्या उनके रडार पे। यतिन, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्योंकि आप हर्षदा बैठे हैं और ऑटो सेक्टर में बात हो रही है, तो डीलर्स की शुरुआत भी ऑटो सेक्टर से ही हो रही है। पता नहीं आप बैठे हैं ऑटो सेक्टर, कुछ भी जोड़ा, हम बैठे थे। मैं आरटीओ जाके आई ना, इसलिए। हाँ, अच्छा, आप आरटीओ जाके आए और आप सुबह से ऑटो, हाँ आरटीओ लाइसेंस रिन्यू कराना। गाड़ी चलाई, टेस्ट ड्राइव लिया उन्होंने? हाँ, टेस्ट ड्राइव लिया, आके टेस्ट कराया। ये तो स्कूटर चलाने वाला होता है, ये गाड़ी ऐसे चला दी क्या? पहले स्कूटर चलाया और ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि आपने मैडम नीचे पैर नहीं रखा जब आप वो फिगर ऑफ 8 कर रहे थे। ऐसे नहीं, हम तो पैदा ही हुए थे स्कूटर पे। वाह। तो वहाँ एरोप्लेन का, फाइटर जेट का भी देते होंगे लाइसेंस, वैसे ही चला दिया था। चलिए, बहरहाल टीवीएस मोटर्स ये स्टॉक है जो डीलर्स की आज रेडार पे है। 2740 2750 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो पीएसयू बास्केट में से है पीएनबी, जहां क्यूआईपी की ऑब्वियसली अटकलें हैं बाजार में, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि फंड रेज होगा। पोजिशनली डीलर्स को लगता है कि 125 135 तक के टारगेट्स पीएनबी पे आने चाहिए, और इन जनरल आज पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। रखिए भाई, ये हैं डीलर्स के रडार पे स्टॉक्स। इस बीच आज सुबह के कुछ इंटरेस्टिंग खबरों वाले स्टॉक्स में मूव्स आ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स खींच के लेकर आइएगा, वो प्रमोटर्स ने माल खरीदा था 11% मजबूत और एकदम से और फ्रेश मोमेंटम पिक होता हुआ। इरीडा खींच के लेकर आइए। इरीडा तो खैर सुबह से बढ़िया था, अभी भी 8-8.5% उछाल के साथ ट्रेड है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स निकल पड़ा। बाकी सेनको वेनको वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। मुझे लग रहा था सेनको पे रब ऑफ आएगा, वो आया नहीं। कल्याण जाते जाते मानस कैश का मामला, लेकिन जाते जाते किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, ले लें क्या? प्रमोटर्स ने एक्चुअली 2.5-3% स्टेक एक्वायर कर लिया, अगर रिपोर्ट सही है तो देखिए, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर ट्रेड लेके जाया जा सकता है। 570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए।
आई थिंक 650 660 तक के टारगेट्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। देख अच्छा खासा ट्रैक्शन यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में बड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट कल जब मैं वो खबर पढ़ रही थी ना शाम को, मुझे नहीं लगा था कि इतना मूव देखने को मिलेगा। ऐसे रोके हाइडल बेच रहा है 2% खरीद लेंगे, पर वो भाव अच्छा था, भाव अच्छा था 535 शायद वो भाव था, 542 पे कल की क्लोज थी। तो मौजूदा भाव पे प्रोमोटर्स 2.5-3% और एक्वायर कर रहे थे। मुझे तो अच्छा लगा था ये खबर। पहले मैंने लिया था हाइडल बेच रहा है तो नीचे नहीं, फिर बाद में जब बैठा था सीधा साधा बनाने तब डिटेल में पढ़ी खबर। नहीं, मैं ये नहीं एंटिसिपेट कर रही थी कि आज 10% चल वो जाए। दिखा रहा है प्रोमोटर्स का कॉन्फिडेंस। ज्वेलरी एज अ स्पेस जो अपन लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट और किस तरह से डिमांड इंप्रूव हो रही है, ये प्रोमोटर की बाइंग वो दिखा रही है। और सेंको गोल्ड का मैनेजमेंट कितनी बार आके चैनल पे बार बातचीत कर चुका है, किस तरह का रोबस्ट आउटलुक होता ही चले जा रहा है। रखिए भाई कल्याण रेडार पे। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर आखिरी 3 मिनट में उतर रहे हैं तो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। JSW स्टील में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट क्लोजिंग पर ये भी टॉप 3 में है, नियरली 1% का गेन। आई थिंक JSPL पर एक व्यू सुबह में आया था रचना जी की तरफ से, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्या ट्रेड था, लेकिन रुचित ये JSW स्टील कुछ मौका इस समय स्ट्रक्चर्स द पॉजिटिव। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जो मेटल स्पेस में करेक्शन आया था उसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस JSW स्टील ने बताया था, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स के जैसे प्राइस वाइज करेक्शन ये स्टॉक में नहीं थे और अब ये पॉजिटिव मोमेंटम को रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक यस यहाँ पे लेके जाना चाहिए यहाँ पे। और 918 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो 950 955 ये रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 50 955। अच्छा फटाफट इस पर कल भी डिटेल में बातचीत होगी। अमित ट्रेंड देखिए, क्योंकि ट्रेंड में भी 4% का OI एडिशन और करीब 3.5% ऊपर है, लगभग 3% के गेंस पर ये स्टॉक क्लोज करेगा। जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक, एक ब्लू स्काई टेरिटरी में है, कोई भी साइन ऑफ वीकनेस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी भी चांस लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1% का सिर्फ 6940 का एंड टारगेट्स रहेंगे 7150 के। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेंड पर एक व्यू, लेकिन देखिए अब आएंगे हम वॉल पर। क्लोजिंग अच्छी हो रही है, 24,820 के आसपास तक का लेवल दिख रहा है। डे हाई से कुछ हल्का मार्केट आपको दिखाई जरूर देगा, लेकिन एक अच्छा सत्र, क्योंकि निफ्टी बैंक ने पूरा साथ दिया है। हालांकि 51,000 के ऊपर हम गए थे, 51,000 के ऊपर क्लोजिंग आती तो शायद और कॉन्फिडेंस आता है इस मार्केट में, लेकिन बहरहाल 50,970 इज नॉट बैड। करीब 290 अंकों की बढ़त पर आज एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक करीब 0.5% के गेंस दिखा रहा है और निफ्टी 50 जिसकी एक्सपायरी आज, वहां पर 50 पॉइंट के गेंस देखने को मिले। सेक्टोरली लगभग सभी सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। आपका बारिंग आईटी, तो आईटी जो पिछले 2-3 दिनों में हरकत में था, वहां पर एक थोड़ा सा विराम लिया गया है। ऑयल एंड गैस एकदम फ्लैट क्लोज दिखा रहा है और फार्मा में भी थोड़ा सा फ्लैट क्लोज देखने को मिला है। तेजी कहां थी? एक तो बैंक्स, दूसरा एफएमसीजी इंडेक्स में बहुत अच्छे गेंस देखने को मिले हैं, 4% का इजाफा। ठीक ठाक मूव्स कैपिटल गुड्स में बनते दिखाई दिए और ब्रॉडर मार्केट ने दरअसल आज ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। जो हम मिड कैप इंडेक्स देख रहे थे वो 400 पॉइंट ऊपर रहा है आज दिन के दौरान। फटाफट से आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप और वहां पर कितना एक्शन देखने को मिला है, किन स्टॉक्स की बदौलत देखा गया है। तो ये देखिए तस्वीर, ग्रासिम आज खुला मजबूत 2.5% के गेंस दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, ICICI बैंक, बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 820 के लेवल्स पर क्लोज दिखाता हुआ, कोटक में 0.5% के गेंस, हल्की सी पॉजिटिव टिक के साथ HDFC बैंक क्लोज दिखा रहा है। तो ये इनफैक्ट वो बैंकिंग काउंटर्स थे जिन्होंने थोड़ी सी तेजी की कमान संभाल ली है। क्लोजिंग आते आते बजाज ऑटो, मारुति में कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है तेजी का। ये आज के लिए सत्र था। विप्रो कमजोर, टाटा मोटर्स कमजोर, M&M कमजोर और TCS में भी हमने देखा है साइडवेज मूव। रिलायंस का ज्यादा साथ नहीं है। तो ये आपके लिए क्लोज है 24,810 पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है, 40 पॉइंट ऊपर। एक डिसेंट सेशन आज के लिए और ऑफ कोर्स ये निफ्टी बैंक में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला। आज मिड कैप्स का दिन जरूर रहा। चलिए सीधा सौदा का अपडेट, आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला रहा उसमें टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आशीष का कल्याण ज्वेलर्स करीब 11% ऊपर, एरेडा में 7% का इजाफा देखने को मिला। साइन, DLM, पारस डिफेंस ये भी 4 से 5% भागे हैं। नीरज के टॉप परफॉर्मर्स में ऑफिस 9% ऊपर, तीसरा सत्र आई थिंक 9-10% के गेंस देखने को मिले हैं। शाम मेटालिक्स 6% भागा, 1200 का टारगेट आई थिंक UBS ने दिया उस खबर पर। इंटरग्लोब एविएशन पर जो बाय रिपोर्ट आई है उसका फायदा देखने को मिला। वेल्सपन एंटरप्राइजेस
के हाथ लगभग 140 करोड़ का ऑर्डर जो बीएमसी की तरफ से आया है उसका भी एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। 24,810 के आसपास इंडेक्स यानी कि निफ्टी और 50,955 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आज जाकर टिका है। ये है आज थर्सडे की एक्सपायरी का क्लोज। लेंगे आप सभी से इजाजत, लेकिन कल सुबह में आप सबसे मुलाकात होगी नई खबरें, नए ट्रेंड्स, नए ट्रेड्स लेके। तो आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर और खबरों का सिलसिला शाम के लिए भी जारी रहेगा। बने रहिए।